जय हिंद दोस्तों। ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिएगा। क्लियर है सर? नाउ क्लियर सर? ठीक है, ठीक है। वो एप्लीकेशन में कोई दिक्कत थी, आ जाती है एप्लीकेशन में दिक्कत आ जाती है कई बार। ऐसी दिक्कत यूट्यूब पे कम आती है, एप्लीकेशन पे ज्यादा आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लगभग ये 100 क्वेश्चन और है, तो फिर ये आपके 600 क्वेश्चन जो मैंने कराए 8 वीडियो के अंदर, ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। 8 वीडियो नहीं, वीडियो 10 बन गए, 2 वीडियो डबल डबल बने, ए और बी पार्ट बने। क्लियर? तो टोटल कितने वीडियो हो चुके हैं? 10। इसके समय 10 वीडियो है। इनको अच्छी तरह करके जाइएगा, इन्हीं में से डीबीएमएस आएगा। हर क्वेश्चन को समझिए, नहीं कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो वापस मेरे से पूछिएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अब अगली मैराथन क्या होगी? तो कल मैराथन होगी रीजनिंग की 12 से 2, डेटा सफिशिएंसी। और परसों भी रीजनिंग की मैराथन होगी। और बच्चों परसों आपकी मैथ की मैराथन होगी, किसकी? डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। क्लियर? और शाम को किसकी मैराथन होगी? तो शाम को मैराथन होगी जावा की। तो जावा की मैराथन आपके 2-2 घंटे की जावा चलेगी, 2-2 घंटे की रीजनिंग चलेगी। रीजनिंग 3 से 4 दिन में खत्म कर देंगे और जावा को भी 5 से 6 दिन के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। क्लियर? सर जावा में ऑपरेटर एंड कंट्रोल स्टेटमेंट की मैराथन भी करवा देना। अरे भाई सभी करवा रहे हैं ना, सारी करवा रहे हैं कंप्लीट। दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन जावा का आपको करवा दिया जाएगा। जैसे डीबीएमएस में करवाया जा रहा है, वैसे ही दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। जैसे सेड के अंदर करवाए गए 600 क्वेश्चन, वैसे ही आपको जावा में भी करवा देंगे। क्लियर? रेड लेवल भी बता दो। अरे पढ़ना आपको ही है, क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा ही बता दूंगा। करुणा, क्वेश्चन आने दो, मैं पूरा ही बता दूंगा। सर ट्रिगर भी बता देना, बिल्कुल आने दो, क्वेश्चन सब बता देंगे। चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ टू रिट्राइव। पहले क्वेश्चन को समझना, पहले क्वेश्चन को समझना, थोड़ी जल्दबाजी में गड़बड़ मत किया करो, सोच विचार करके आंसर दिया करो, नहीं समझ में आए 2 बार पढ़ा करो। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां से अपन ने एंड किया था लास्ट टाइम, तो वहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अलर्ट रहना। हाउ टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम रिलेशन प्रोफेसर। बच्चों रिलेशन का नाम क्या है? प्रोफेसर। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। वेयर डिपार्टमेंट नेम इज मैथमेटिक्स एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 65,000 एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 65,000। तो बच्चों आप बताइए आपको क्या चाहिए? हाउ टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम रिलेशन प्रोफेसर वेयर डिपार्टमेंट नेम इज मैथमेटिक्स। डिपार्टमेंट नेम इज मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। क्लियर? एंड सैलरी 65,000। और कहां से चाहिए? प्रोफेसर से चाहिए बच्चों। क्लियर? और क्या चाहिए? पूरा टप्पल चाहिए बच्चों। क्लियर? क्योंकि उसने पर्टिकुलर किसी एट्रीब्यूट के लिए नहीं बोला है, उसने पूरे टप्पल के लिए बोला है। और बच्चों ये क्या बताता है? तो ये टप्पल बताता है बच्चों। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जानी चाहिए। तो डिपार्टमेंट नेम मैथमेटिक्स एंड सैलरी 65,000 प्रोफेसर। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम नहीं, मैथमेटिक्स क्या है? कोई एट्रीब्यूट थोड़ी है, मैथमेटिक्स वैल्यू है, तो ऐसे कैसे लिख दिया आपने बच्चों? तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बच्चों एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 65,000 एंड प्रोफेसर, तो डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू मैथमेटिक्स एंड सैलरी। तो बच्चों यहाँ ऑपरेटर चलता है एंड ऑपरेटर बच्चों। क्लियर? कौन सा ऑपरेटर चलता है? एंड ऑपरेटर। ये पॉइंट आपके क्लियर होनी चाहिए। ये बच्चों जो चलता है ये किसके अंदर चलता है? ये चलता है एसक्यूएल के अंदर बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो एसक्यूएल हो तो एंड लगाना, और बच्चों रिलेशनल अलजेब्रा है तो आपको ये ऑपरेटर लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, सैलरी 65,000 प्रोफेसर, ये चीज गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये तो आप प्रोफेसर में से ले रहे हो, ये कहां से ले रहे हो? ऐसे नहीं चल सकता बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पर इनको बोलते हैं प्रेडिकेट्स। ये प्रेडिकेट्स है बच्चों जो निकालते हैं, कंडीशन है, और वहां पर ये प्रोफेसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होता चलना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। द इंस्ट्रक्टर रिलेशन हैज 4 फील्ड, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी, ठीक है। इफ वी वांट टू लिस्ट ऑल इंस्ट्रक्टर आईडी चाहिए, नेम चाहिए एंड सैलरी चाहिए, बट नोट डिपार्टमेंट नेम, मतलब अपन को केवल एट्रीब्यूट चाहिए। तो एट्रीब्यूट किससे आता है बच्चों? एक एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा एट्रीब्यूट बच्चों। क्लियर? तो ये किससे आता है? तो ये किससे आता है? प्रोजेक्ट से आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन वुड बी यूज? तो क्या है बच्चों? प्रोजेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। सेलेक्ट से तो पूरा टप्पल आता है बच्चों, सेलेक्ट तो बिल्कुल गलत है। आपको चारों चाहिए होते तो अपन सेलेक्ट करते बच्चों। क्लियर? सेलेक्ट करते, चारों चाहिए थे तो, लेकिन अब अपन को कम चाहिए, केवल एट्रीब्यूट चाहिए, तो आंसर क्या करना है? प्रोजेक्ट। क्या ये क्लियर है सबके?
हाँ जी, स्पीड रखिए, आंसर देते रहिएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, लेट द डेटाबेस हैव टू रिलेशन पी ए बी। बच्चों क्लियर, यहाँ पर एक है पी और ये रिलेशन क्या है ए और बी, ठीक है। एंड क्यू एम ए एन, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों क्यू और यहाँ पर क्या है ए एम ए एन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। in which A is the primary key, A primary key of the relation P and M is the primary key of relation Q. बच्चों क्लियर। नेक्स्ट है इंस्टांस ऑफ P है 70 टपल, यहाँ पर कितने टपल है बच्चों 70 टपल है बच्चों क्लियर। एंड इंस्टांस ऑफ Q है 42 टपल, बच्चों इसमें कितने टपल है, इसमें 42 टपल है बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रो इन द न्यू इंस्टांस प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल जॉइन P नेचुरल जॉइन Q। अब एक चीज बताइए, नेचुरल जॉइन होता है कॉमन के थ्रू। अब यहाँ जो कॉमन है वो यूनिक है बच्चों, क्यों, क्योंकि प्राइमरी की है। तो मान लो 1 2 3 4 5 से लगा के कहां तक बच्चों 70 तक की है बच्चों क्लियर। अब एक बार बताइए, यहाँ पर 1 to 70 तक है, तो बच्चों आप बताइए इस 1 के साथ कितने लग सकते हैं। मान लो ये ए यहाँ पर सारे A1 है, कितने 42 के 42 1 है, तो भी बच्चों 1 के साथ 42 ही लगेंगे। अगर मान लो एक बार बताइए, जैसे 1 के आधे 1 को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे 2 को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बच्चों 21 + 21 यूज होंगे। तो कॉमन सी बात है बच्चों, अगर ये यूनिक है तो बच्चों डिसाइड ये कर रहा है बच्चों क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को बना के देखना। तो आप बताइए मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रो इन द न्यू इंस्टांस, कितना होगा बच्चों 42। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। बिश्नोई गलत गलत आंसर मत दो, पहले क्वेश्चन को समझा करो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई। यहाँ पर ये प्राइमरी की है और आपको पता है नेचुरल जॉइन किसके थ्रू होता है, तो नेचुरल जॉइन होता है कॉमन पॉइंट के थ्रू बच्चों क्लियर। तो कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो ये है 1 to 70, ये यहाँ प्राइमरी की है, यहाँ तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन अगर मान लो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर सारे के सारे 1 है 42, तो भी बच्चों 42 ही तो बनेंगे ना, 1 का 1 ऐसे रिलेशन। अगर मान लो कुछ 1 है कुछ 2 है, तो बच्चों 1 और 2 बनेंगे। अगर हो सकते हैं 42 के 42 अलग अलग है, तो 42 ही तो टपल बनेंगे। मैक्सिमम टपल कितने बनेंगे 42। हर क्वेश्चन को समझो, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं समझ में आई गुरुजी वापस एक्सप्लेन करो, मैं कर दूंगा, लेकिन रोक देना तुरंत, ऐसे नहीं रट ले, रटना नहीं है, रटना नहीं है। खूब टाइम है अपने पास, 3 बार मैराथन करा दूंगा। कितना टाइम है, 25 दिन पढ़े, 25 दिन में तो पता नहीं कितने बार मैराथन हो जाएगी, लेकिन रटना नहीं है, रटना नहीं है, ये ध्यान रखिए आप, बिल्कुल भी नहीं रटना, हर चीज को समझना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। विच इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन अबाउट ए रिलेशन, ठीक है। इन रिलेशनल अलजेब्रा सिलेक्शन में रिटर्न डुप्लीकेट टपल। अब रिलेशनल अलजेब्रा में जाइए, सिलेक्शन किसको कहते हैं, इसको कहते हैं में रिटर्न डुप्लीकेट टपल। तो कभी भी डुप्लीकेट रिटर्न नहीं करता। याद रखिए अलजेब्रा की एक ही खासियत है कि जो भी रिटर्न करेगा बच्चों वो क्या करेगा, यूनिक करेगा। ऐसा नहीं 1 2 3 और 1 2 3 2 बार रिटर्न कर दे, ये एसक्यूएल की प्रॉब्लम है बच्चों क्लियर, ये रिलेशनल अलजेब्रा की प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनल अलजेब्रा एक ही टपल रिटर्न करेगा। अगर ऐसे 2 आ रहे तो बच्चों याद रखना केवल यही रिटर्न करेगा बच्चों क्लियर। और दूसरी बात, ऐसे टपल होते ही नहीं है डेटाबेस में, तो ऐसे रिटर्न कैसे हो जाएंगे बच्चों क्लियर। और लेकिन अगर मान लो 1 to 1 2 रिटर्न भी हो गया थोड़ी देर के लिए, तो भी ये मर्ज हो जाते हैं, आप सबको पता है, क्योंकि पाई के केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन सिग्मा के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्मा तो टपल का टपल लेके आता है और पाई कुछ एट्रीब्यूट लाता है, तो उसमें तो रिपीट हो सकता है, लेकिन सिग्मा में कुछ तो चेंज होगा बच्चों। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाता है। इन रिलेशनल अलजेब्रा सिलेक्शन में रिटर्न डुप्लीकेट टपल, बच्चों ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इन रिलेशनल अलजेब्रा प्रोजेक्शन विल नेवर रिटर्न डुप्लीकेट कॉलम। अब देखिए ये क्या कह रहा है, अब मान लो ये प्रोजेक्शन में ए और बी की वैल्यू थी, अब मान लो ये टेबल आपकी ये थी बच्चों, क्या टेबल थी सुनिए, यहाँ ए बी सी था, 1 2 3 था, 1 2 4 था और 1 2 5 था बच्चों क्लियर। अब मेरे को चाहिए था पाई ए बी, मेरे को चाहिए पाई ए बी, और यहाँ पर टेबल का नाम आर है, तो आर आप बताइए ए और बी आएगा तो 1 2 1 2 1 2 आएगा, 3 बार नहीं आके ये एक बार ही आएगा बच्चों क्लियर। तो इन रिलेशनल अलजेब्रा प्रोजेक्शन विल नेवर रिटर्न डुप्लीकेट कॉलम, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, ये भी कभी डुप्लीकेट कॉलम रिटर्न नहीं करेगा बच्चों क्लियर। तो आप बताइए कौन सा सही है, ओनली सेकंड सही है बच्चों क्लियर। डुप्लीकेट कॉलम ये रिटर्न नहीं करेगा, डुप्लीकेट कॉलम बच्चों क्लियर। अब सुनो वापस, क्या गुरुजी ऐसा हो सकता है अगर मैं ये कर दूं पाई ए कर दूं तो भी बच्चों ये ए रिटर्न करेगा, डबल ए रिटर्न नहीं करेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि डुप्लीकेट ना कॉलम रिटर्न होता है
ना रो रिटर्न होती है, ये पॉइंट याद रखना। ये किसकी बात चल रही है? अलजेब्रा की बात चल रही है बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। कमेंट चलते रहने चाहिए, हाँ सर हर चीज समझ में आ रही है, रटेंगे नहीं, हम कसम खाते हैं रटेंगे नहीं। जैसे सेड पढ़ी है 600 क्वेश्चन, वैसे ही डीबीएमएस के आज 600 क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो डेवलप किए हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा, है ना। हो सकता है मैं कल ही करा दूं, उसके बाद अपन जावा स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, स्पीड भी रखो बच्चों। 100 क्वेश्चन है। गिवन द रिलेशन एम्प्लॉय नेम सैलरी डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नेम एड्रेस, which of the following queries can't be expressed using the basic relational algebra operation। ये क्वेश्चन कल भी आया था बच्चों। एक बार बताइए, यहाँ नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है, या डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नेम एड्रेस है। बच्चों ये आप बताइए, ये ऐसे लिंक्ड है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को नेचुरल ज्वाइन किया जा सकता है, कॉमन एट्रीब्यूट है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेरी, देखिए कॉमन अगर है तो नेचुरल ज्वाइन हो जाएगा। नेचुरल ज्वाइन क्यों किया जाता है? ताकि इस व्यक्ति का इससे रिलेशनशिप पता चल जाए, इसलिए नेचुरल ज्वाइन किया जाता है। नेचुरल ज्वाइन का मतलब है एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले अगर चाहिए तो उनका नेचुरल ज्वाइन करते हैं अपन। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेरीज कांट बी एक्सप्रेस यूजिंग द बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन। तो बच्चों इनके थ्रू क्या काम नहीं हो सकता? डिपार्टमेंट एड्रेस ऑफ एवरी एम्प्लॉय। तो बच्चों नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो प्रत्येक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट एड्रेस तो आ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल ज्वाइन करने से दोनों टेबल एक साथ मर्ज हो जाएगी। एम्प्लॉय हुज नेम इज द सेम एज देयर डिपार्टमेंट नेम, ये भी आ ही जाएगा बच्चों। द सम ऑफ ऑल एम्प्लॉय सैलरी, ये बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सम का कोई लॉजिक ही नहीं है बच्चों, क्लियर। ऑल एम्प्लॉयज ऑफ ए गिवन डिपार्टमेंट, ये भी बिल्कुल आ ही जाएगा बच्चों, क्लियर। तो ये सारी चीज आ जाएगी, केवल सी नहीं आ पाएगा, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, अलर्ट रहिए। कंसिडर द फ्लोइंग रिलेशनल स्कीमा ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, डीओबी, मार्क्स, जेंडर, which of the given query is equivalent to this query in English, find the tuple of student having marks above 80। बच्चों क्लियर? तो आप बताइए फाइंड द टपल्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग मार्क्स अबव 80, पूरा टपल चाहिए। तो ठीक है, टपल चाहिए तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, अबव 80, और स्टूडेंट बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये तो लेस देन है, तो ये भी खत्म। ये तो बच्चों ये तो एट्रीब्यूट देना चाहिए था, याद रखिए सिग्मा के साथ कंडीशन आती है, इसके साथ एट्रीब्यूट आते हैं, लिखने का एक तरीका होता है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना, क्लियर। हाँ जी, अलर्ट रहिएगा। व्हाट इज द ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ द रिलेशन अलजेब्रा एक्सप्रेशन, बच्चों क्लियर। अब ये कह रहा है कि पाई A1 फिर पाई A2 फिर सिग्मा F1 सिग्मा F2 अंदर R, ठीक है। सोचो वो क्या रहा होगा, हो ये रहा होगा कि भाई ये जो है ये कुछ टपल निकालेगा बच्चों, क्लियर। उस टपल पे शर्त लगा देंगे तो ये शर्त की तरह टपल लग जाएगा। इसको मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ F1 इंटरसेक्शन F2 और क्या बच्चों R। तो बच्चों पहले ये शर्त लगाओ, फिर जो टपल आए उन पे ये शर्त लगाओ, इससे अच्छा है दोनों शर्त लगाओ, इसको एंड कह सकते हैं बच्चों, क्लियर। अब वो ये कह रहा है कि ठीक है यहाँ से अपना काम हो गया। अब वो ये कह रहा है पाई A2, अब पाई A2 मतलब A2 नाम का एट्रीब्यूट आपको निकालना है, ठीक है। तो पाई A2 अगर आपने निकाला, ठीक है बच्चों। अब इस पाई A2 में से पाई A1 निकालो। अब बच्चों पाई A1 जब निकल सकता है जब उसका सबसेट हो, यानी A1 है वो सबसेट हो किसका, A2 का। मान लो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट आया बच्चों, क्लियर, यहाँ पर एट्रीब्यूट आए, कितने एट्रीब्यूट आए, मान लो 3 आए, ABC आए। अब बच्चों ये तो क्या है बच्चों, आपका A2 है, A2 है, और यहाँ पर मान लो आपके 2 है, A और B है, तभी तो अपन निकाल सकते हैं ना इसी में से तो। लेकिन अगर सबसेट ही नहीं है, यहाँ पर C और D लगा दो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों A1 इज द सबसेट ऑफ A2 बच्चों, क्लियर। तो पढ़ते हैं अपन इसको, व्हाट इज द ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ द, ऑप्टिमाइज्ड मतलब इसको संक्षिप्त रूप में लिख के बताओ, ऐसे अंदर 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 करने की बजाय एक ही लाइन में अगर अपन लिख के बताओ तो क्या हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है बच्चों, फाइनल जो आउटपुट आएगा आप बताइए वो पाई A1 ही तो देगा, लेकिन ये कब देगा, जब A1 इज द सबसेट ऑफ A2 हो बच्चों, क्लियर। तो कॉमन सी बात है, इसको सिंपल रूप में मैं ऐसे ही लिख दूं कि इसकी क्या जरूरत पड़ी फिर, क्योंकि इसमें इसको तो यूज ही नहीं कर रहे आप, यूज तो आप AB को कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, यूज तो आप AB को कर रहे हो, और बच्चों याद रखिए 2 शर्त लगा रहे हो तो अलग अलग लगाने की क्या जरूरत है, और ये क्या कर दो R बच्चों, क्लियर। तो इस तरीके से मैं इस कोडिंग को लिख सकता हूँ, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब पढ़िए, व्हाट इज द ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ द रिलेशनल अलजेब्रा बच्चों, क्लियर, वेयर F1 F2 आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन R बच्चों, क्लियर, विद F1 F2
आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन आर, F1 F2 की जगह यहाँ पर A1 A2 करो इसको, A1 A2 आर द सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन आर विद 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 A1 लेस सबसेट ऑफ A2। बच्चों क्लियर? एंड F1 F2 आर बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट इन आर, ये थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है, समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि A1 A2 जो होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं और A1 है वो सबसेट है किसका? A2 का। अब इसमें कितने एट्रीब्यूट है? 2, इसमें कितने हैं? 3। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से अपन को लिखना है। बच्चों क्लियर? थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, लेकिन हाँ समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों एक बार बताइए, ये एंड हो गया, ये A1 हो गया, ये बिल्कुल सही है, और तो चल ही नहीं सकता क्योंकि दो शर्त एक के बाद एक है, नेस्टेड है। बच्चों ये तो सही है, लेकिन A2 तो चल ही नहीं सकता क्योंकि फाइनल तो आपको A1 ही देगा। बच्चों ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। क्लियर? ये सबके समझ में आ जाना चाहिए। हर चीज का एक रीजन है, आप रटो मत, अगर रटोगे तो खत्म हो जाओगे, रटना नहीं है। क्लियर? सर प्लीज रिपीट। जय मीरवाल। ठीक है। देखो जय, ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पाई के साथ यहाँ पर एट्रीब्यूट का सेट है और यहाँ पर पाई के साथ बच्चों क्लियर, पाई के साथ बच्चों एट्रीब्यूट का सेट A2 है। बच्चों क्लियर? और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिग्मा F1 है और बच्चों यहाँ पर क्या है? ये सिग्मा F2 है और यहाँ पर क्या है? R है। बच्चों क्लियर? तो ये तो आपको पता है रिलेशन है, ये क्या है? आपकी शर्त है, ये भी आपकी क्या है? शर्त है। तो इस शर्त के अकॉर्डिंग टप्पल निकल के आएंगे। मान लो 1 2 3 4 5 टप्पल आ गए। अब बच्चों आर में कितने? मान लो आर में 8 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, 8 में से इतना करते ये 5 निकल के आ गए और ये शर्त लगाते 3 निकल के आ गए। बच्चों क्लियर? अब याद रखिए इन 3 जो टपल थे इनमें मान लीजिए 3 एट्रीब्यूट थे ABC, तो ABC यहाँ पर निकल के आ गए। बच्चों क्लियर? मान लीजिए पूरी टेबल में जो थे वो क्या थे? ABCD था, DE था मान लीजिए, लेकिन लास्ट में अपन ने ये ले लिया, क्या ले लिया? ABC। अब मैंने कहा A1 तो क्या है? इसका सबसेट है, तो बच्चों बाहर क्या निकल के आ गया? AB निकल के आ गया। बच्चों क्लियर? हाँ 3 टपल की इंफॉर्मेशन आ गई, 1 2 1 3, बच्चों क्लियर 2 3, इस तरीके के इंफॉर्मेशन निकल के आ गई। तो फाइनल बच्चों इसने डिसाइड किया, एक तो इसने तो डिसाइड किया ही नहीं, और बच्चों एक ये दोनों कंडीशन लग गई, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ F1 इंटरसेक्शन F2 R, और यहाँ पर बाहर क्या लगा दूं? तो पाई A1 मतलब एट्रीब्यूट का सेट। क्लियर? तो अगर आपके समझ में आ गया तो बताइए यहाँ पर जो मिसप्रिंट है वो क्या मिसप्रिंट है? वेयर A1 A2 आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ तो सही लिखा है, F1 F2 तो यहाँ पर प्रेडिकेट्स है यानी कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, हो जाती है, नेट गेट में भी हो जाती है। मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन काट के ही तो लाया हूँ, मैंने कौन सा बनाया? तो ये क्या है? नेट और गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ A1 A2 आर द सेट ऑफ एट्रीब्यूट होना चाहिए। देखिए इनको कहते हैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंड F1 F2 आर बुलियन एक्सप्रेशन। बच्चों क्लियर? तो किस तरीके से इनको लिखते हैं? क्या ये क्लियर है सब लोगों के? बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड, अच्छे क्वेश्चन है, आपका दिमाग ओपन कर देंगे, जितना भी आपको लॉजिक लग सकता है एक बार इनको देखिएगा। नेक्स्ट आगे पढ़िए क्या कह रहा है? रिलेशनल अलजेब्रा क्यूरी दैट फाइंड्स कस्टमर्स हु हैव ए बैलेंस मोर देन 1000 बच्चों फ्रॉम डिपॉजिट टेबल। अब ये भी देखा करो कि आपको आउटपुट में क्या चाहिए। रिलेशनल अलजेब्रा क्यूरी दैट फाइंड कस्टमर्स, सभी कस्टमर, कोई कस्टमर का पर्टिकुलर कोई फील्ड नहीं, कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट नहीं, फाइंड कस्टमर हु हैव ए बैलेंस मोर देन 1000 फ्रॉम डिपॉजिट टेबल। तो ये तो क्लियर है, टेबल का नाम डिपॉजिट। बच्चों क्लियर? अब यहां पर आइए, आपको क्या चाहिए? आपको कोई पाई तो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि आपको कोई एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, आपको पूरा टपल चाहिए। बच्चों सिग्मा चलेगा, पाई नहीं चलेगा, सिग्मा चलेगा। बच्चों क्लियर? अब वो कह रहे हैं बैलेंस इज ग्रेटर देन 1000 है। बच्चों क्लियर? और यहाँ पर है पाई कस्टमर नेम, नहीं कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाइए कस्टमर नेम और पाई बैलेंस पाई। बच्चों पाई के साथ कभी ये लगा है क्या? नहीं लगता, तो ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पाई के साथ तो एट्रीब्यूट लगता है। तो यहाँ पर आइए, वो क्या कह रहा है कि बैलेंस इज ग्रेटर देन 1000, और यहाँ पर आ जाइए, ये क्या कह रहा है? डिपॉजिट के साथ क्या लग रहा है? पाई लग रहा है, तो पाई कस्टमर नेम डिपॉजिट। तो बच्चों यहाँ से भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए? बैलेंस। ठीक है, यहाँ से अपना बन सकता है। देखो क्या बनेगा, एक मिनट सुनो। यहाँ पर कह रहा है रिलेशनल अलजेब्रा क्यूरी दैट फाइंड कस्टमर्स हु हैव ए बैलेंस मोर देन 1000 फ्रॉम डिपॉजिट टेबल इज। अब बच्चों इसने कस्टमर का नाम पूछा है शायद। बच्चों क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर आ जाइए, कस्टमर का नेम ही पूछा है, तो एक टपल किसकी बात कर रहे हैं? एट्रीब्यूट, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन पे रहा ही नहीं। तो आप बताइए कस्टमर का नेम, यहाँ पर आ गए अपन कस्टमर नेम। अब बच्चों शर्त क्या लगाना है?
डिपॉजिट टेबल पे लगानी है कि बैलेंस ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1000। बच्चों क्लियर, आपका यही होगा, बाकी और तो कुछ है नहीं। मैंने दोनों तरीके से सोच लिया, फिर उसने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी कि कस्टमर नेम चाहिए या क्या चाहिए। रिलेशनल अलजेब्रा क्यूरी डेट फाइंड कस्टमर्स, कस्टमर्स, कस्टमर नेम, ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन आप समझदार हो, आपको जैसा मिले वैसा आपको आंसर देना है। कस्टमर नेम, बच्चों क्लियर, कस्टमर की डिटेल चाहिए, कौन कौन कस्टमर है, हु हैव ए बैलेंस मोर देन 1000 फ्रॉम डिपॉजिट टेबल। तो टेबल का नाम तो बच्चों डिपॉजिट है, ये बिल्कुल क्लियर है। और इस डिपॉजिट में से आपको कस्टमर्स के नेम चाहिए, बच्चों क्लियर, कस्टमर्स के नेम चाहिए। तो कॉमन सी बात है, किसके ऊपर लगेगा, पाई, कस्टमर नेम हो गया। और बच्चों यहाँ से टपल सेलेक्ट करो, लेकिन उन टपल में से आपको केवल कस्टमर नेम ही आउटपुट में देना है। और कौन सी टेबल, बच्चों डिपॉजिट, क्लियर। तो ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये तो सही कह रहा है, लेकिन आप बताइए ये क्या कह रहा है। डिपॉजिट में से पहले कस्टमर नंबर निकाल लो। अब जब आई ये गया आपका राम श्याम मोहन, ये आई गया, तो बच्चों ये चीज तो इस पे लग रही है ना, राम श्याम मोहन, तो ये लिख ही नहीं सकते आप। क्यों, क्योंकि डिपॉजिट पे थोड़ी है, ये तो इसके ऊपर है जो सिलेक्ट होके आया। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस टेबल में तो कहीं पर भी आपका डिपॉजिट दे ही नहीं रखा। बच्चों क्लियर, यहाँ पर आइए, ये कह रहा है कस्टमर नेम। अब कस्टमर नेम अगर मान लो कस्टमर नेम, तो ये कोई कंडीशन तो है नहीं, कंडीशन होनी चाहिए सिग्मा के साथ। बच्चों ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बच्चों पाई बैलेंस ये कंडीशन दे दी, तो उल्टा पुल्टा कर रखा है, यहाँ एट्रीब्यूट होने चाहिए। तो सही कौन सा, आपका सी है। क्लियर, ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। रिलेशनल अलजेब्रा इज ए लैंग्वेज। तो बच्चों कैसी लैंग्वेज है, प्रोसीजर, क्योंकि अलजेब्रा में ये बताया जाता है क्या करना है और कैसे करना है। क्लियर, सबके समझ में आ गया होगा। स्पीड रखिए, स्पीड रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द परमानेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट अमंग द फ्लोइंग। ठीक है, आइडेंटिफाई द परमानेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट अमंग द फ्लोइंग। बच्चों क्लियर, परमानेंट डेटाबेस कौन सा है। बच्चों व्यू तो परमानेंट नहीं है, व्यू तो अपन को केवल क्यूरी के हिसाब से दिखाता है। और व्यू तो बच्चों क्यूरी लिखोगे तो वैसे व्यू दिख जाएगा, कोई परमानेंट थोड़ी है बच्चों, नहीं है। टेबल परमानेंट है, इंडेक्स परमानेंट है। आपने क्रिएट किया तो बच्चों बिल्कुल क्लियर, क्रिएट किया तो वो चीजें आपकी परमानेंट है। लेकिन व्यू तो बच्चों क्यूरी बेस होते हैं, बच्चों क्लियर, क्यूरी बेस होते हैं। आपको क्यूरी दिखी और व्यू, क्यूरी बनाई, व्यू दिखा, ये कोई परमानेंट थोड़ी होते हैं। टेबल होती है, इंडेक्स होता है, डेटाबेस होते हैं। क्लियर, याद रखिए ये चीजें आपके परमानेंट होती है। फाइल होती है वो सब परमानेंट होती है। तो बच्चों सेकंड और थर्ड परमानेंट है, जो स्टोरेज के अंदर है, मेमोरी के अंदर है। क्या ये मेमोरी के अंदर है, नो, ये तो व्यू है बच्चों, ये तो स्क्रीनशॉट है, ये तो स्नैपशॉट है, ये तो व्यू है, ये तो इंस्टेंस है, ये तो क्यूरी बेस है, ये तो बस रिजल्ट है। बच्चों क्लियर, नेक्स्ट चलिए, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, टेबल एंड इंडेक्स बोथ परमानेंट, वेरी गुड, करुणा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए, इफ ट्रिगर इज ऑलरेडी क्रिएटेड विद ए ट्रिगर नेम एज XYZ। ट्रिगर क्या होता है, तो ट्रिगर के बारे में अगर मैं 5 मिनट का पॉइंट में बोल ही देता हूँ। बच्चों ट्रिगर क्या होता है, तो ट्रिगर एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो बच्चों वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ठीक है, अंबिका क्लासेज में महेंद्र नाम का अगर लड़का आए, अंबिका क्लासेज में महेंद्र नाम का अगर लड़का आए तो उसको फ्री पढ़ा देना। बच्चों क्लियर, अब मान लीजिए मैं इतना बोल के चला गया, अब महेंद्र नाम का लड़का अगर कोचिंग में आया तो बच्चों उससे पूछा गया कि नाम क्या है, तो उसने बोला नाम मेरा महेंद्र है। तो मैं ये नहीं पूछा और कुछ भी नहीं पूछा, एड्रेस नहीं पूछा, कुछ और नहीं पूछा, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जगह का नाम कुछ नहीं पूछा, केवल मैंने एक वर्ड बोला था, महेंद्र नाम का लड़का है तो उसकी फीस माफ कर देना। तो बच्चों एक बार बताइए, जैसे ही नाम पूछा, नाम बताइए महेंद्र, उसको कंडीशन मिली और उसकी फीस माफ हो गई, फीस की जगह क्या आ गया, 0। तो बच्चों ट्रिगर क्या होती है, वो कंडीशन होती है जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाती है। इनको मैन्युअली एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, ये सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चों क्लियर, ये प्रोग्राम होते हैं। तो जैसे ही इनको कोई कंडीशन मिलती है तो ये ऑटोमेटिक क्या कर देते हैं बच्चों, ऑटोमेटिक अपडेट कर देते हैं किसके अंदर, डेटाबेस। तो याद रखिए, अपडेट भी कर देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं, मॉडिफाई भी कर देते हैं। क्लियर, तो ये सारी चीजें ये कर सकते हैं कौन, ट्रिगर। बच्चों क्लियर, तो ट्रिगर क्या है, ऑटोमेटिक होने वाला प्रोसेस है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है, अपन कोडिंग लिखते हैं। अगर आपको पता हो तो क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम, ऑन टेबल, टेबल का नेम। बच्चों क्लियर, अच्छा ट्रिगर कब करना है, कि आफ्टर करना है, बिफोर करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। अगर ट्रिगर पढ़ के आए हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए हो, सर ट्रिगर किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, ट्रिगर PL/SQL में लिखा जाता है। क्लियर, PL/SQL के अंदर लिखा जाता है। मतलब याद रखिए आपने, PL/SQL का मतलब होता है प्रोसीजर लैंग्वेज। क्लियर है, प्रोसीजर लैंग्वेज कौन सी, SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। क्लियर, तो
क्लियर है बच्चों? PL/SQL ये पॉइंट याद रखना। ट्रिगर का सिंटेक्स क्या है, ठीक है, मैं बता ही देता हूं आपको पूरा। देखिए इधर ट्रिगर, कभी कोई क्वेश्चन आए तो मैं 1 मिनट का टॉपिक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक बार इसको देखो आप, ट्रिगर का सिंटेक्स क्या है ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इधर देखिए आप एक बार, देखो बच्चों वही है जैसे टेबल बनाते हैं वैसे ट्रिगर बनाते हैं। क्लियर? इधर देखिए आप, करें स्टार्ट। हाँ देखो इधर देखिए, क्रिएट ट्रिगर, ठीक है, जैसे क्रिएट टेबल होती है वैसे क्रिएट ट्रिगर होती है, ठीक है। अच्छा आफ्टर भी कर सकते हैं, ट्रिगर का नाम लिख दिया क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम लिख दिया आफ्टर सैलरी अपडेट, ठीक है, ये ट्रिगर का नाम है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों ये ट्रिगर कब अप्लाई होगा, आफ्टर होगा या बिफोर होगा? तो आफ्टर अपडेट ऑन, अपडेट होने के बाद बच्चों। क्लियर? कौन सी टेबल के ऊपर? एम्प्लॉय के ऊपर। तो क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम कब होगा? जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद ये काम करेगा। कौन सी टेबल पे? एम्प्लॉय पे। किसके ऊपर ट्रिगर लग रहा है? रो के ऊपर। ट्रिगर किस किस पे लग सकता है? रो पे लग सकता है, फील्ड पे लग सकता है, टेबल के ऊपर लग सकता है, फाइल के ऊपर लग सकता है, पेज के ऊपर लग सकता है, डीबीएमएस के ऊपर लग सकता है। तो फॉर ईच रो बच्चों। क्लियर? प्रत्येक रो के ऊपर ट्रिगर लग गया। ये ट्रिगर का सिंटेक्स है बच्चों। क्रिएट ट्रिगर बच्चों, ट्रिगर का नाम क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम आफ्टर या बिफोर। तो आफ्टर अपडेट ऑन बच्चों। क्लियर? कहां पर? एम्प्लॉय टेबल में। जब भी अपडेट होगा तो प्रत्येक रो के ऊपर क्या लग जाएगा? ट्रिगर लग जाएगा। ठीक हो? ठीक है। अब क्या है? इफ ओल्ड एम्प्लॉय सैलरी इज नॉट इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, देन इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ऑडिट। तो बच्चों एम्प्लॉय ऑडिट कोई कॉलम होगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ऑडिट एम्प्लॉय आईडी ओल्ड सैलरी न्यू सैलरी चेंज डेट बच्चों। क्लियर? वैल्यूज। अब बच्चों क्या कर रहा है? तो आप अगर कोई मान लीजिए अपडेट ऑन एम्प्लॉय हो रहा है और प्रत्येक रो के ऊपर ये चल रहा है और कंडीशन है इफ ओल्ड एम्प्लॉय, कुल मिला के कोडिंग है ऑटोमेटिक काम होने की बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है, PL/SQL की कोडिंग है, आपको इतना सा समझना है कि PL/SQL की कोडिंग है। तो बच्चों इंसर्ट इनटू ये सब पता है, इंसर्ट इनटू बच्चों। क्लियर? टेबल का नाम आ गया बच्चों। क्लियर? टेबल का नाम आ गया, ये पूरे की पूरी चीज है जी। अब बच्चों वैल्यूज आप सबको पता है, यहाँ वैल्यूज जो डालोगे ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू बच्चों। क्लियर? तो चेंज डेट तो नाउ यानी आज की डेट क्या है वो आ जाएगा। एंड इफ और एंड बच्चों। क्लियर? इस तरीके से पूरा ट्रिगर चलता है। अब ट्रिगर का एक कंसेप्ट मैं आपको और बताता हूँ, समझना। इसको देखिए आप, इजी तरीके से इसको देखिए। बस इतना सा फॉर्मेट आपको ध्यान रखना कि बस आपके कोई ट्रिगर विगर कोर्स में है ही नहीं। क्लियर? आपके ना कोई PL/SQL है ना कुछ और है, बस आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। देखिए क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पर क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम आपको ये याद रखना है। आफ्टर में इंसर्ट भी आ सकता है, अपडेट भी आ सकता है और डिलीट भी आ सकता है। इंसर्ट करे तो आप ट्रिगर एग्जीक्यूट हो, अपडेट करे तो करे, डिलीट हो तो करे, तो तीनों में से कोई एक आएगा, या तो इंसर्ट हो या अपडेट हो या डिलीट हो। ठीक है? कौन सी टेबल? ऑन टेबल लिख दो। फॉर इच रो, रो तो रो लिख दो, और यहाँ पर आपको जो कोड लिखना है वो कोड लिख दो बच्चों। क्लियर? तो बच्चों ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं ट्रिगर क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए कोई टेबल है, अब ये टेबल मान लीजिए ये है आपकी क्या? ABC बच्चों। क्लियर? तो इसके ऊपर अगर मैं ट्रिगर लगा के देखता हूँ बच्चों। क्लियर? अब ट्रिगर लगा के देखता हूं तो अगर मान लीजिए इस टेबल का नाम क्या है? R है बच्चों। क्लियर? तो R के यहाँ पर 10 है, मान लीजिए C की वैल्यू कितनी आ जाए? 10, तो ये कितनी हो जानी चाहिए? 12 हो जानी चाहिए बच्चों। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा? क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट ट्रिगर बच्चों। क्लियर? यहाँ पर लिख दिया मैंने क्रिएट ट्रिगर, यहाँ पर क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम ले लिया मैंने A बच्चों। आफ्टर, आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट बच्चों। क्लियर? आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट बच्चों। क्लियर? तो क्रिएट ट्रिगर A आफ्टर अपडेट। ठीक है? आफ्टर अपडेट की जगह मैं इसको बिफोर अपडेट कर देता हूँ, बिफोर अपडेट कर देता हूँ बच्चों। क्लियर? बिफोर अपडेट कर देता हूँ, बिफोर अपडेट कर देता हूँ, बिफोर अपडेट बच्चों। क्लियर? ऑन टेबल नेम मैंने लिख दिया ऑन R बच्चों। क्लियर? फॉर इच रो, फॉर इच रो, फॉर इच रो कर दिया। आप फील्ड भी कर सकते हो, बाकी मैंने कर दिया फॉर इच रो। क्लियर? यहाँ पर मैंने ट्रिगर को स्टार्ट कर दिया, ये लीजिए मैंने लिख दिया बिगिन। ठीक है? यहाँ पर मैंने क्या किया? बिगिन के बाद यहाँ पर मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब बच्चों मैंने कोड क्या लिखा? इफ r.c, r.c इक्वल टू 10। क्लियर? इफ r.c इक्वल टू 10 देन r.c, r.c 12 बच्चों। क्लियर? 12 हो जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? ठीक है? ये मैंने कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों? एंड कर दिया। ठीक है? अब बच्चों होगा क्या? देखिए क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम क्या है? A है। बिफोर अपडेट ऑन R,
फॉर ईच रो बिगिन इफ आर डॉट सी 10 देन आर सी कितना हो जाएगा 12। बच्चों क्लियर? तो ये ट्रिगर है। तो एक बार बताइए क्रिएट ट्रिगर ट्रिगर नेम, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। क्या ऑर्डर होता है? क्रिएट ट्रिगर ट्रिगर नेम हो गया। कब कब हो सकता है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। बच्चों आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अपडेट, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट। क्लियर? कौन सी टेबल के ऊपर यह आ जाएगा? फॉर ईच रो बच्चों कॉलम, बच्चों रो की जगह अपने फील्ड भी लिख सकते हैं, एट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं, रो लिख सकते हो बच्चों, कॉलम लिख सकते हो, टेबल लिख सकते हो, पेज लिख सकते हो, डेटाबेस लिख सकते हो, पूरे के ऊपर ट्रिगर लगा सकते हो। क्लियर? तो क्रिएट ट्रिगर ट्रिगर नेम, क्रिएट ए ट्रिगर विद द स्पेसिफाइड नेम। ठीक है? आफ्टर इंसर्ट अपडेट डिलीट स्पेसिफाई द इवेंट डेट विल कॉज द ट्रिगर to execute. It can also be before instead of after. On table name, specify the table on which the trigger will be created. For each row, this is used to apply the trigger to each row affected by the operation. ठीक है? ट्रिगर बॉडी द कोड, मतलब प्रत्येक रो को देखते हुए चलना है, ये कहना चाह रहा है। द कोड और एक्शन टू बी बच्चों टू बी when the trigger fires। बच्चों क्लियर? तो अपडेट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, जो भी है बच्चों क्लियर, याद है अपडेटेड when the trigger fires। तो बच्चों याद रखिए, कोई अपडेट करने के लिए ट्रिगर करता है, कोई डिलीट करने के लिए ट्रिगर करता है, कोई किसके लिए ट्रिगर करता है। तो बच्चों याद रखिए, अगर ये कंडीशन है तो पहले ही क्या हो जाएगा? अपडेट। अगर मैं यहाँ बाद में कर दूं आफ्टर अपडेट, तो बच्चों क्या होगा? यूज करने के बाद अपडेट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से पूरा चलता है। तो ट्रिगर क्या होता है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल ट्रिगर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमको ये पता चल गया कि एक कोड होता है वो लिखना पड़ता है। ट्रिगर पीएल एसक्यूएल यूज डीएमएल कमांड। वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्लियर? पीएल एसक्यूएल में लिखा जाता है, डीएल कमांड में लिखा जाता है। क्लियर है? यहां तक बिल्कुल क्लियर है बच्चों? आपको 2-3 वर्ड याद रखना है, ट्रिगर इतना कुछ है ही नहीं बच्चों। क्लियर? ढूंढोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपके जो प्रोग्राम होता है उसी के अंदर ट्रिगर क्रिएट कर देते हैं। अगर कोई आपको ऐसी कंडीशन मिलती है कि ठीक यार ये चीज मिल जाए, तो इसकी जगह अपन को ये चीज लेके आनी है बच्चों। क्लियर? तो ट्रिगर से क्या होता है? ट्रिगर से इंटीग्रिटी बनी रहती है। ट्रिगर से क्या होता है? तो ट्रिगर से बच्चों मैन्युअली आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बड़ा डेटाबेस है तो ट्रिगर अगर अप्लाई हो जाता है तो एक साथ ही सब कुछ चेंज हो जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन कहां से आता है ट्रिगर का, तो ये भी देख लेते हैं। तो बच्चों ट्रिगर क्या करता है? तो ऑटोमेशन का काम करता है बच्चों। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉफिट है, ये लॉस है बच्चों। क्लियर? लॉस तो क्या है कि ट्रिगर से ओवरहेड बढ़ जाता है बच्चों। क्लियर? ये याद रखिए, ट्रिगर से क्या हो जाता है? ओवरहेड बढ़ जाता है, बाकी और कोई लॉस नहीं है। एक बच्चों थ्रूपुट कम हो जाता है, क्योंकि मेन काम के साथ साथ दूसरा काम भी चलता रहता है बच्चों। क्लियर? बाकी सब प्रॉफिट ही है। ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट एक्शन विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन बच्चों। क्लियर? ऑटोमेटिक चलता है, ये इसका प्रॉफिट है। कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कभी गड़बड़ नहीं करता। मैन्युअली तो गड़बड़ हो सकती है। आपने बोला जहां पर भी 10 है वहां पर 12 हो जाना चाहिए, तो सभी जगह हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है, इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है। ट्रैक चेंज बच्चों। क्लियर? छोड़िए इसको। एरर प्रिवेंटेशन कैन प्रिवेंट इनवैलिड डेटा फ्रॉम बीइंग इंसर्टेड और अपडेट। बच्चों आपने अगर ट्रिगर बना दिया कि इनवैलिड डेटा नहीं जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? तो इनवैलिड डेटा की डेफिनेशन दे दी तो कभी जा नहीं पाएगा। तो एरर प्रिवेंटेशन होगा। सिक्योरिटी, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं आ सकता। लॉगिन का अगर आपने ट्रिगर बना दिया तो वैलिड व्यक्ति होगा, वही लॉगिन कर पाएगा। क्लियर? परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक अपडेट होगा तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा, दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि ओवरहेड बढ़ जाएगा, थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? सॉरी, ओवरहेड बढ़ जाएगा, ओवरहेड बढ़ जाएगा बच्चों। क्लियर? थ्रूपुट थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर हमारे बिल्कुल समझ में आ गया। सर ट्रिगर की साइज मैक्सिमम 32 की हो सकती है, बिल्कुल सही है। इसमें एसक्यूएल सपोर्ट करते 32 किलोबाइट तक का ट्रिगर आप कोड यूज कर सकते हो। 32 के तक का ट्रिगर को आप सपोर्ट कर सकते हो किसके अंदर? एसक्यूएल के अंदर। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब बच्चों आगे बढ़िए। ट्रिगर का कोई क्वेश्चन आए तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ट्रिगर मेरे हिसाब से काफी कुछ समझ में आ गया होगा, ट्रिगर होता क्या है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट, चलिए यहां तक हो गया था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए। इफ ट्रिगर इज ऑलरेडी क्रिएटेड विद ए ट्रिगर नेम एज XYZ। अच्छा एक बार बताओ, जैसे टेबल का नाम XYZ है, वापस बनाओगे तो नहीं बनेगी बच्चों। क्लियर? तो ऐसे ही अगर किसी ट्रिगर का नाम XYZ है और वो एक टेबल के ऊपर लगाया जा रहा है और उसी टेबल के ऊपर वहां पर ट्रिगर बना दिया गया, तो बच्चों क्या अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा, एरर आ जाएगा बच्चों। क्लियर? ए ट्रिगर इज ऑलरेडी क्रिएटेड विद ए ट्रिगर नेम XYZ एंड वी ट्राई टू क्रिएट अनदर ट्रिगर विद सेम नेम, देन व्हाट विल हैपन। अब इसने टेबल के बारे में नहीं बताया,
कि उसी टेबल पे, तो कॉमन सेंस है कि किसी एक टेबल या डेटाबेस के ऊपर ही तो बना रहा होगा। बच्चों क्लियर? तो चलिए, बोथ द ट्रिगर विल बी डिलीटेड, गलत है। सिस्टम विल थ्रो एरर एंड ट्रिगर विल नॉट क्रिएटेड। बच्चों क्लियर? सेम नाम की कोई भी चीज कहीं बनती ही नहीं है, क्योंकि फाइल के नाम हमेशा क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। बच्चों क्लियर? ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर जैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं वैसे ट्रिगर क्रिएट करते हैं, जैसे इंडेक्स क्रिएट करते हैं वैसे ट्रिगर क्रिएट करते हैं, वैसे ही बच्चों डेटाबेस क्रिएट करते हैं। बच्चों क्लियर? तो सेम नाम के दो ट्रिगर हो ही नहीं सकते, सेम नाम के दो इंडेक्स हो ही नहीं सकते, सेम नाम की दो टेबल हो ही नहीं सकती। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखिए, सिस्टम विल थ्रो एरर एंड ट्रिगर विल नॉट बी क्रिएटेड। रिप्लेस द प्रीवियस ट्रिगर, बिल्कुल गलत है। नन ऑफ दिस, ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चों क्लियर? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एसक्यूएल में एक टेबल बनाई, दूसरे उसी नाम की टेबल बनाओगे तो पुरानी टेबल को रिप्लेस कर देगा? नहीं करेगा बच्चों, बनेगी नहीं, एरर फ्लो कर देगी कि ठीक है ये टेबल पहले से ही एग्जिस्ट है। क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो कि ट्रिगर पूरा समझ आ गया ना। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम आफ्टर या बिफोर कौन सा ऑपरेशन करना है, ऑन कौन सी टेबल के ऊपर करना है, और बिगेन कंडीशन लिख दो पीएलएसक्यूएल के अंदर। पीएलएसक्यूएल के अंदर मतलब सी की तरह लिखी जाती है बच्चों, इफ अगर ये डेटा ये है तो ये चेंज कर दो। अब वहां अपने पास अपन को कोडिंग तो करनी नहीं है, अपने पास तो एमसीक्यू आएगा तो पहचानने में आ जाएगा। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कीवर्ड यूज्ड टू क्रिएटिंग ट्रिगर्स इन डीबीएमएस? तो बच्चों ट्रिगर, डायरेक्ट ट्रिगर, ट्रिगर्स नहीं, ट्रिगरिंग नहीं, एक्शन नहीं, ट्रिगर के लिए ट्रिगर कीवर्ड यूज करते हैं। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना स्पेलिंग में भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, एस लगा दिया तो ट्रिगर, ट्रिगर बस एस नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। कंसिडर ये बी प्लस ट्री। अब बी प्लस ट्री का क्वेश्चन आ गया, क्लियर? अब बी प्लस ट्री दिमाग में लेके आइए। बी प्लस ट्री क्या होता है? तो बी प्लस ट्री बच्चों अपन सबको पता है सर्चिंग टेक्निक्स है। बच्चों क्लियर? किसको सर्च करना है? तो रिकॉर्ड को सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है? मेमोरी में सर्च करना है। कैसे सर्च करना है? तो बच्चों ये बी प्लस ट्री के अंदर बहुत फास्ट सर्च होता है। बच्चों क्लियर? क्या बाइनरी सर्च से भी फास्ट होता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि बाइनरी सर्च के नोड के अंदर दो ही चाइल्ड हो सकते हैं। बच्चों क्लियर? लेकिन यहाँ चाइल्ड बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक नोड के अंदर ही बहुत सारे चाइल्ड की सर्चिंग हो सकती है, इसलिए बी प्लस ट्री और बी ट्री बहुत फास्ट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है सर ये चीज तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन एक बार बताइए क्या कह रहा है? कंसिडर बी प्लस ट्री। तो बी प्लस ट्री में दो तरीके के नोड होते हैं। बच्चों क्लियर? एक इंटरमीडिएट नोड जहां पर इसको ब्लॉक पॉइंटर कहते हैं, और ये भी क्या है बच्चों, ब्लॉक पॉइंटर होता है। और यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर बच्चों की होती है और यहाँ पर ब्लॉक पॉइंटर होता है, और यहाँ पर क्या होती है बच्चों की, और यहाँ पर क्या होता है? ब्लॉक पॉइंटर होता है। बच्चों यहाँ डेटा पॉइंटर नहीं होता किसके अंदर? बी प्लस ट्री में। बच्चों क्लियर? तो इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट नोड। बच्चों क्लियर? तो इंटरमीडिएट नोड है तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर बच्चों क्या होता है? एन होता है। बच्चों क्लियर? और मिनिमम ऑर्डर क्या होगा? तो मिनिमम ऑर्डर होगा n/2। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। और रूट नोड का मिनिमम ऑर्डर क्या होता है? तो रूट नोड का मिनिमम ऑर्डर होता है, रूट नोड का मिनिमम ऑर्डर होता है, नोड मिनिमम ऑर्डर क्या होता है? तो सबको पता है 2 होता है। बच्चों क्लियर? चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब ट्री का ऑर्डर n है, इसका मतलब कोई ना कोई इंटरमीडिएट 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 नोड ऐसा होगा जिसका ऑर्डर n है, इसलिए बी प्लस ट्री का ऑर्डर भी क्या है? n है। बच्चों क्लियर? ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी। अब कह रहा है कंसिडर, अगर मान लो लिप नोड की बात करें तो लिप नोड में बच्चों ऑर्डर क्या होता है? तो नंबर्स ऑफ की होती है, नंबर्स ऑफ की होती है। बच्चों क्लियर? इंटरमीडिएट ये कौन सा नोड है? लिप नोड। तो लिप नोड में नंबर्स ऑफ की जितनी होगी वो है, और ब्लॉक पॉइंटर तो यहाँ एक ही होता है, बाकी की जितनी होगी उतने डेटा पॉइंटर होते हैं, 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 की जितनी होगी उतने डेटा पॉइंटर होते हैं। बच्चों क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है ये चीज तो हमारे समझ में आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर आइए, कंसिडर ए बी प्लस ट्री इन विच द मिनिमम नंबर्स ऑफ की इन ए नोड इज 15। बच्चों क्लियर? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ की इन एनी नॉन रूट नोड? बच्चों क्लियर? नॉन रूट नोड यानी नॉन रूट नोड की बात कर रहा है, रूट की बात नहीं कर रहा, मतलब इंटरमीडिएट की बात कर रहा है। लिप के लिए लिप देगा बाकी, और सभी नोड के लिए क्या देगा? वो सभी नोड के लिए बच्चों कुछ भी नहीं लिखेगा, रूट के लिए रूट लिखेगा, लिप के लिए लिप, और इंटरमीडिएट के लिए कभी कुछ नहीं लिखता। तो ये तो पता चल गया, कंसिडर ए बी प्लस ट्री इन विच द मिनिमम नंबर्स ऑफ की, मिनिमम नंबर्स ऑफ की क्या होती है बच्चों? n/2। बच्चों क्लियर? n/2 - 1 इक्विवेलेंट कितना हो गया? 15। तो बच्चों ये की दिया है इसने, की या ना, ये याद रखना जो मिनिमम ऑर्डर होता है इंटरमीडिएट का बच्चों क्लियर, वो कितना है? 15 है। बच्चों क्लियर? तो यहाँ पर आइए, कंसिडर ए बी प्लस ट्री इन विच द मिनिमम नंबर्स ऑफ कीज इन ए नोड इज 15। तो बच्चों ये तो होता है मिनिमम ऑर्डर, और ये नंबर्स ऑफ कीज 15 हो गए। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, n/2 होगा। बच्चों क्लियर? n/2 बराबर कितना होगा? 16, और n/2 बराबर 16 ले लेता हूँ
क्यों? क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। कल मान लो यहाँ पर 15 होता तो बच्चों इसको 16 ले लेता, 15.5 होता तो इसको 16 ले लेता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। n बराबर कितना हो गया? 32। अब बच्चों n कितना क्या है? तो n ऑर्डर आता है, और n क्या है? यहाँ पर ऑर्डर है। अब क्या पूछ रहा है वो आपसे? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ की इन एनी नॉन रूट नोड। बच्चों ऑर्डर अगर 32 है तो की कितनी होगी? 31। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। उसने क्या दिया है? मिनिमम 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 कीज कितने दिए? 15 दिए। तो मिनिमम कीज बच्चों मिनिमम रूट ऑर्डर -1 मिनिमम कीज हो गई। बच्चों इससे ऑर्डर आ गया, ऑर्डर 32 आ गया, तो कीज कितनी होगी? 31 होगी। बच्चों क्लियर? सबको पता है ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है? तो नंबर्स ऑफ चाइल्ड है, नंबर्स ऑफ चाइल्ड, नंबर्स ऑफ चाइल्ड है, तो नंबर्स ऑफ चाइल्ड बोल दो या ब्लॉक पॉइंटर बोल दो। तो ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं बच्चों? सबको पता है। तो ब्लॉक पॉइंटर बोलिए कितने है बच्चों? 32 है। तो कीज कितनी होगी? तो कीज कितनी होगी? 31। क्या ये क्लियर है सबके? अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके समझ में आया तो अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? बार बार आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। A view of the database that appears to an application program is known as। अब view of the database, बच्चों view क्या है? तो view यहाँ है बच्चों, क्लियर? view यहाँ पर है, ये क्या है? ये DBMS है बच्चों, क्लियर? DBMS है। यहाँ पर क्या है? ये फिजिकल स्कीमा है बच्चों, क्लियर? A view of the database that appears to an application program is known as। तो बच्चों व्यू को क्या कहते हैं? सब स्कीमा कहते हैं। DBMS को क्या कहते हैं? तो स्कीमा कहते हैं बच्चों, क्लियर? इसको क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो सब स्कीमा कहते हैं बच्चों, क्लियर? तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और इसको क्या कहते हैं? अपन फिजिकल स्कीमा कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। तो बच्चों स्कीमा कहते हैं, या सब स्कीमा कहते हैं, या वर्चुअल टेबल कहते हैं, ये क्या कहते हैं बच्चों, क्लियर? तो वर्चुअल टेबल तो बच्चों नहीं है, गलत चीज हो गई। तो आप बताइए व्यू को क्या कहते हैं? सब स्कीमा कहते हैं, क्लियर? ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। एक्सटर्नल व्यू कहते हैं, सब स्कीमा कहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब बच्चों देखिए, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हाईएस्ट लेवल कौन है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? तो बच्चों ये डेटा इसके द्वारा हाइड है, और ये डेटा इसके द्वारा हाइड है, इसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट। इसके ऊपर हाईएस्ट लेवल पे कौन बैठा है, उसके बारे में ये पूछ रहा है बच्चों, क्लियर? तो व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा? इट इज द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है? फिजिकल स्कीमा होता है, यहाँ पर क्या होता है? लॉजिकल स्कीमा होता है, लॉजिकल स्कीमा होता है, यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर बच्चों याद रखिए सब स्कीमा होता है बच्चों, क्लियर? तो ये क्या चीज है? ये एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब ये इंडिविजुअल है, इसके बिना इसको चेंज किया जा सकता है, इसके बिना इसको चेंज किया जा सकता है, ये अलग से चेंज कर दो, ये अलग से चेंज कर दो, ये एक दूसरे को इंटर रिलेटेड नहीं करते। हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन लेवल है बच्चों, 3 टियर डीबीएमएस है बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल? लेवल हाईएस्ट पे कौन है? तो फिजिकल है, लॉजिकल है, व्यू लेवल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बच्चों व्यू लेवल, क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन होगा बच्चों? व्यू लेवल, क्लियर? क्वेश्चन को समझो। देखिए दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक तो रटते हैं हर चीज को, एक समझते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, अच्छा एब्स्ट्रैक्शन, अच्छा 3 टियर है, ठीक है 3 टियर है। तो बच्चों नीचे फिजिकल है, फिर लॉजिकल है, फिर ऊपर व्यू लेवल है। तो हाईएस्ट लेवल पे कौन है इस एब्स्ट्रैक्शन मॉडल में? तो हाईएस्ट लेवल पे कौन है? तो बच्चों कौन है? व्यू लेवल है बच्चों, क्लियर? या एक्सटर्नल स्कीमा है, एक्सटर्नल स्कीमा है, या यूजर व्यू है बच्चों, क्लियर? या फिर ये बोलिए सब स्कीमा है, कुछ भी बोल दो, नाम अलग अलग है, लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, द मैक्सिमम इंडेक्स रिकॉर्ड प्रेजेंट इन ए 2 लेवल बी ट्री इन आर इफ ऑर्डर ऑफ बी ट्री इज 25 वेयर ऑर्डर सेज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स इन बी ट्री इंडेक्स एंड लेवल ऑफ रूट नोड इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, क्लियर? एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन समझोगे तो हो जाएगा बच्चों, क्लियर? मेन चीज क्या है? समझोगे तो सब कुछ हो जाएगा, समझोगे तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने आपसे गारंटी ली है, पूरे 200 के 200 क्वेश्चन मैं आपके बैठा दूंगा, बस मैराथन देख के जाइएगा। अगर नहीं बैठे ना तो मेरे को कह देना, जैसे कंप्यूटर टीचर में बैठा है, जैसे मैंने किसके अंदर बैठा है, आईए के अंदर बैठा है, वैसे ही सारे के सारे क्वेश्चन मैराथन से आएंगे। मैराथन एक भी मत छोड़ के जाना, मैराथन सारे की सारी करके जाना, क्लियर है? जितने भी मैराथन मैंने एप्लीकेशन पे कराई उन सबको जरूर देख के जाइएगा, क्लियर? नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द मैक्सिमम इंडेक्स रिकॉर्ड प्रेजेंट इन 2 लेवल बी ट्री, देखिए द मैक्सिमम इंडेक्स रिकॉर्ड प्रेजेंट इन 2 लेवल बी ट्री। तो बच्चों बी ट्री जो है उसके 2 लेवल है, तो 2 लेवल है तो बच्चों ये एक लेवल बन गया, और बच्चों ये दूसरा लेवल बन गया, ठीक है? 2 लेवल बोलने का मतलब ये है द मैक्सिमम इंडेक्स रिकॉर्ड प्रेजेंट।
अब इंडेक्स रिकॉर्ड प्रेजेंट मतलब रिकॉर्ड कितने प्रेजेंट है, रिकॉर्ड कितने प्रेजेंट है जितने की प्रेजेंट है बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर की कितनी प्रेजेंट है बच्चों। क्लियर, जितने की प्रेजेंट है, किसकी बात कर रहे हैं, ये बी ट्री की बात कर रहे हैं। बी ट्री के अंदर बच्चों आप सबको पता है की के साथ बच्चों डेटा पॉइंटर या इंडेक्स पॉइंटर होगा बच्चों। क्लियर, या रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। अब बच्चों यहाँ पर की कितनी मौजूद है वो अपन को देखनी है, की कितनी है, की कितनी है ये अपन को देखनी है। टोटल यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की सारी की का टोटल अपन को करना है। मैक्सिमम चाहिए, बिल्कुल मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम रिकॉर्ड पॉइंटर चाहिए, इंडेक्स पॉइंटर बोल दो, रिकॉर्ड पॉइंटर बोल दो या इंडेक्स रिकॉर्ड बोल दो। प्रेजेंट इन 2 लेवल बी ट्री इन आर बच्चों। क्लियर, आर इफ ऑर्डर ऑफ बी ट्री इज 25। अब एक बार बताइए ऑर्डर है तो एक बार बताइए ऑर्डर 25 है, इसका मतलब ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं, तो ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं बच्चों 25 है। और की कितनी है, तो की कितनी है बच्चों यहाँ पर 24 है बच्चों। क्लियर, तो पहले में की कितनी है, तो पहले के अंदर की कितनी है बच्चों, सोच के देखो पहले के अंदर की है आपकी कितनी बच्चों 24 बच्चों। क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें की कितनी है 24, ब्लॉक पॉइंटर कितने 25। ठीक है, अब ब्लॉक पॉइंटर 25 है बच्चों। ठीक है, तो 25 मैक्सिमम इसके चाइल्ड कितने बनेंगे 25 बनेंगे बच्चों। क्लियर, एक बार बताइए इसके चाइल्ड ये होगा, ये चाइल्ड होगा, ये चाइल्ड होगा, इस तरीके से कितने चाइल्ड होंगे यहाँ पर 25 चाइल्ड होंगे बच्चों। क्लियर, अब एक बार बताइए 25 चाइल्ड होंगे और 25 के 25 चाइल्ड में कितने 24 होंगे बच्चों। क्लियर, 25 के 25 चाइल्ड में 24 की होगी। अब बच्चों इसके 25 होंगे बच्चों। क्लियर, अब इसके 25 होंगे तो एक बार बताइए क्यों, क्योंकि आप सबको पता है इसके की कितनी है, तो की कितनी है बच्चों 24, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 25, की कितनी है 24। अब बच्चों 25 चाइल्ड होंगे तो अब हर एक में की कितनी होगी 24 होगी। अब बच्चों एक बार बताइए इसके कितने चाइल्ड है, तो 25 होंगे, तो 25 होंगे, सही है 25 चाइल्ड होंगे। ये कितने, इनकी संख्या कितनी है टोटल 25 है। अब 25 अगर इनकी संख्या है तो बच्चों ये 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 इंटू प्रत्येक में कितना है 24 बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्योंकि इसके 25 चाइल्ड है और प्रत्येक में की 24 है, तो ऐसे 25 इसके 25 इसके 25 इसके 25 इंटू 25 इंटू कितना 24। तो बच्चों आपका टोटल पॉइंटर कितने हो गए 24 प्लस 25 इंटू 24 बच्चों। क्लियर, प्लस 25 इंटू 25 इंटू 24 बच्चों। क्लियर, ये टोटल कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, हाँ जी बच्चों कितना आंसर आएगा 15624 बच्चों। क्लियर, ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कमेंट कीजिए, आप बताइए उसने क्या दिया, उसने बी ट्री दिया। अच्छा बी ट्री दिया, उसका ऑर्डर क्या था, उसका ऑर्डर 25 था, तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि मैक्सिमम रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे। अच्छा ऑर्डर 25 था तो मैक्सिमम की 24 होगी, 24 मैक्सिमम की होगी तो 24 रिकॉर्ड पॉइंटर होंगे, लेकिन बच्चे सबके 25 होंगे तो 25 इंटू 24 नीचे में होंगे, उन सबके 25-25 बच्चे होंगे, 25-25 इंटू 24 होंगे। क्लियर है बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन का एंड हुआ अगर आपके समझ में आ गया हो तो। कैलकुलेशन आप कर लेना बच्चों, 25 इंटू 24 कितना होता है आप खुद सोचना, 25 500 600 तो ये हो गया बच्चों। क्लियर, ऐसे ही 625 इंटू 24 कर लेना और फिर ये 24 को जोड़ देना तो 15,625 हो जाएगा बच्चों। क्लियर, इस तरीके से आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, मेरे हिसाब से तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट करो इस क्वेश्चन के लिए, मेरे को विश्वास है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नेट में बार बार आ रहा है, गेट में बार बार आ रहा है, जितने भी क्वेश्चन है नेट और गेट में आए हुए ही मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से आपका पेपर बनने वाला है। 600 क्वेश्चन और बनाए थे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो भी मैं आपको करा दूंगा ताकि दिमाग आपका एक्टिव हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आपको आना है। विच आउटर जॉइन प्रिजर्व टपल्स इन बोथ रिलेशन ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म। ठीक है, तो विच आउटर जॉइन प्रिजर्व टपल्स इन बोथ रिलेशन बच्चों, स्टेबल के टपल भी रखता है, स्टेबल के टपल भी रखता है, स्टेबल के टपल भी रखता है। जब क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा उस दिन तुम्हारी विजय हो जाएगी बच्चों। क्वेश्चन को समझना है बच्चों, आउटर ज्वाइन करना है, एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए बच्चों। क्लियर, आउटर ज्वाइन कब होगा, एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, ठीक है, तभी तो आउटर ज्वाइन होगा बच्चों। क्लियर, तो वो कह रहा है विच आउटर ज्वाइन प्रिजर्व टपल्स इन बोथ रिलेशन, इसके भी रिलेशन और इसके भी रिलेशन को बच्चों, इस रिलेशन के टपल को प्रिजर्व करता है वो कौन सा है, फुल आउटर ज्वाइन बच्चों। क्लियर, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, राइट आउटर ज्वाइन है, तो बच्चों ये दोनों ही गलत है बच्चों। क्लियर, ये भी गलत है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ये भी गलत है, क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज बच्चों। क्लियर, तो दोनों टेबल के ऐसा कौन सा ज्वाइन है जो दोनों के टपल को रख लेगा बच्चों। क्लियर, अपने अंदर रख लेगा, तो बच्चों याद रखिए फुल आउटर ज्वाइन होता है, आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर, तो आंसर क्या बनेगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या है।
ये ट्रिगर क्या है, ट्रिगर क्या है तो अभी बताया था। ये स्टेटमेंट डेट इनेबल टू स्टार्ट डीबीएमएस गलत है। ए स्टेटमेंट डेट इज एग्जीक्यूट बाय द यूजर व्हेन डीबगिंग एन एप्लीकेशन प्रोग्राम गलत है। डीबगिंग एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इट इज कंपाइलर। बच्चों ट्रिगर नहीं, ट्रिगर तो क्या है, एक कोड होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, कोड होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कब एग्जीक्यूट होता है, जब उसको डिजायर कंडीशन मिल जाती है तब वो एग्जीक्यूट हो जाता है और ऑटोमेटिक अपडेट डिलीटेड और बच्चों मॉडिफाई करने का काम करता है। बच्चों क्लियर। तो ट्रिगर क्या है, कंडीशन द सिस्टम टेस्ट फॉर द वैलिड गलत है। वैलिडिटी ऑफ द डेटाबेस यूजर गलत है। ए स्टेटमेंट डेट इज एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एज ए साइड इफेक्ट ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ द डेटाबेस। बच्चों क्लियर। जब तुमने मना किया मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए और कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है बच्चों क्लियर, तो उस समय जो एग्जीक्यूट होता है उसका नाम है ट्रिगर। बच्चों क्लियर। तो ट्रिगर क्या है, तो ट्रिगर स्टेटमेंट है, ट्रिगर क्या है, सॉफ्टवेयर है, ट्रिगर क्या है, प्रोग्राम है, क्या कैसे ऑटोमेटिकली चलता है, कब, जब यूजर उस कोडिंग के अकॉर्डिंग उसको चलाने की कोशिश करता है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलिए। विच ऑफ द क्यूरी इन एसक्यूएल इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ ज्वाइन। बच्चों क्लियर। इनमें से कौन सी क्यूरी सेल्फ ज्वाइन का बेस्ट एग्जांपल है। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, खुद से खुद को जोड़ना, खुद से खुद को जोड़ना। तो एक बार बताइए, खुद से खुद को जोड़ना है, ठीक है। तो एक बार बताइए, टेबल एक ही है, उस टेबल को टेबल से जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, उस टेबल के दो ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एक ऑब्जेक्ट बच्चों मान लो ये टेबल है, बच्चों क्लियर, इस टेबल का नाम टेबल 1 है, बच्चों क्लियर, टेबल 1 है। तो इसका मैं एक ऑब्जेक्ट तो ये बना लिया, टेबल 1 का एक ऑब्जेक्ट ए बना लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने क्या बना लिया, बी बना लिया। बच्चों क्लियर। टेबल ए और बी ये दो ऑब्जेक्ट मैंने बना लिए। अब बच्चों मैं क्या करूंगा कि ए ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये लीजिए ये ए ऑब्जेक्ट बन गया, ये क्या बन गया, बी ऑब्जेक्ट बन गया। अब बच्चों टेबल में कंटेंट तो वही है, कंटेंट तो वही है, सब कुछ टेबल वही है। अब बच्चों खुद से खुद को बच्चों ज्वाइन करेंगे, खुद से खुद को ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ ज्वाइन हो जाएगा। बच्चों क्लियर। तो यहाँ पर आइए, तो विच ऑफ द क्वेरी इन एसक्यूएल इन एग्जांपल ऑफ सेल्फ ज्वाइन। तो सेलेक्ट ए, देखिए सेलेक्ट, देखिए एक बार बताइए, सेल्फ ज्वाइन का कंसेप्ट पूछ रहा है वो। क्लियर, ठीक है। सेलेक्ट करना है बच्चों क्लियर। क्या क्या सेलेक्ट करना है, क्या लेके आना है, सेलेक्ट का मतलब क्या क्या सेलेक्ट करना है, ए डॉट कॉलम नेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है बी डॉट कॉलम नेम, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये ए का कॉलम नेम बताएगा, ये बी का बताएगा। बच्चों क्लियर। फ्रॉम टेबल 1A और टेबल 1B। बच्चों क्लियर। अब एक बार बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट बना ये किसका बना, ये बना ए का, वह टेबल 1 का बना। ये ऑब्जेक्ट भी किसका है, टेबल 1 का ही है, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। क्रॉस कर दूंगा तो बच्चों सबको पता है कि खुद के डेटा है, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। सबको पता है फ्रॉम जब ऐसे लिखते हैं 1 और 2, तो बच्चों ये जब लिखते हैं तो आप सबको पता है यहाँ पर मैंने क्या किया, XYZ है, और ये भी क्या है बच्चों, XYZ है। तो बच्चों ये लीजिए, ये बन गया ए टेबल, ये क्या बन गया बी, यहाँ पर क्या बन गया X डॉट ए। बच्चों क्लियर। यहाँ पर क्या बन गया, सॉरी, यहाँ पर क्या बन गया ए डॉट एक्स, यहाँ पर क्या बन गया ए डॉट वाई, और यहाँ पर क्या बन गया ए डॉट जेड। यहाँ पर बच्चों बी डॉट एक्स, बी डॉट वाई, बी डॉट वाई और बी डॉट जेड। बच्चों क्लियर। तो ये चीज आपकी यहाँ पर बन जाएगी। बच्चों क्लियर। इस लाइन का मतलब यह पेयर ए डॉट एक्स और बी डॉट एक्स, ठीक है। तो सेल्फ जॉइन क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेबल की तो परछाई है, इस टेबल की तो परछाई है। बच्चों ऑब्जेक्ट सेम है। बच्चों क्लियर। तो ये सेल्फ जॉइन हो गया, खुद की टेबल से ज्वाइन हो गया। बच्चों क्लियर। इसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। अब बच्चों यहाँ पर आइए, फ्रॉम टेबल, ये टेबल 1 का ऑब्जेक्ट ये है, टेबल 2 का ऑब्जेक्ट भी है, तो ये तो अलग अलग टेबल है ना बच्चों। इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। बच्चों क्लियर। इट इज नॉट सेल्फ ज्वाइन, ये यूनियनरी ऑपरेशन नहीं है। ये कौन सा है बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन है। तो बच्चों ये चीज नहीं चलेगी, याद रखिए, फर्स्ट बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्या लॉजिक है क्या नहीं है। अरे एक ही टेबल के अगर ऑब्जेक्ट बनाते हो और उनके बीच में रिलेशनशिप स्थापित करते हो तो ये सेल्फ ज्वाइन हो जाएगा, यूनरी ऑपरेशन हो जाएगा। टेबल से टेबल का रिलेशन है बच्चों क्लियर, लेकिन एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ जो रिलेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। इन ए नोड हैज के चिल्ड्रन इन बी ट्री, ठीक है बच्चों क्लियर। एक नोड है जो के चिल्ड्रन रखता है। बच्चों क्लियर। इफ ए नोड हैज के चिल्ड्रन, के चिल्ड्रन के है। बच्चों क्लियर। तो एक बार बताइए, ये तो आपकी की है ना बच्चों, चिल्ड्रन तो ये है, चिल्ड्रन की संख्या क्या है, के है। क्लियर। देन द नोड कंटेन एग्जैक्टली नंबर्स ऑफ की, तो की कितनी होगी बच्चों, k-1। बच्चों क्लियर। ये क्वेश्चन मान के चलो छप गया, ये क्वेश्चन आएगा 100% छप चुका है। क्लियर। प्रोग्रामर में क्वेश्चन आएगा, B+T में से इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए, लेकिन याद रखना फिर भी आपका पेपर इजी आने वाला है और ये क्वेश्चन आएगा
कि अगर के अगर उसका क्या है बच्चों ऑर्डर है उस बी ट्री का, तो उसके अंदर बच्चों क्लियर समझ में आ गया होगा। इफ ए नोड है जे पर्टिकुलर किसी नोड की बात कर रहा है, तो पर्टिकुलर नोड का जो ऑर्डर है, इफ नोड हैज के चिल्ड्रन इन बी ट्री बच्चों क्लियर, तो देन द ट्री कंटेंट एग्जैक्टली के -1 की पर्टिकुलर नोड की बात चल रही है। याद रखना बी ट्री में सबका अलग अलग ऑर्डर हो सकता है। बी ट्री का ऑर्डर मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर नोड के पास कितने चाइल्ड है वो ऑर्डर बी ट्री का ऑर्डर होता है। मिनिमम की कंडीशन फिक्स है, अगर पूरे ट्री का ऑर्डर n है तो मिनिमम कोई भी नोड है बच्चों क्लियर उसका ऑर्डर n/2 तो होगा ही बच्चों क्लियर, और उसकी मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू होगी। अगर मान लीजिए कोई ये कह दे कि पूरे बी ट्री का ऑर्डर 15 है, तो बच्चों आप बताइए इंटरमीडिएट नोड का ऑर्डर कितना होगा 15/2, यानी मिनिमम 8 तो होगा ही बच्चों क्लियर। और रूट नोड का मिनिमम कितना होता है, तो रूट नोड का मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अच्छा पूरे बी ट्री के अंदर अच्छा कोई ये पूछे क्या ये बी ट्री वैलिड है क्या, आप बताइए क्या ये बी ट्री वैलिड है क्या, क्या ये बी ट्री वैलिड है क्या, चेक कर लेते हैं क्या ये बी ट्री वैलिड है क्या बच्चों क्लियर, तो चेक कर लेते हैं क्या ये बी ट्री वैलिड है क्या, तो चेक कर लेते हैं। आप बताइए इसका 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 ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर 5 है बच्चों क्लियर, तो आप बताइए 5/2 यानी इससे कम नहीं होना, मतलब पूरे ट्री का ऑर्डर भी 5 ही है, और बच्चों इसका ऑर्डर भी कितना है 5, क्योंकि इसके पास 5 बच्चे हैं, तो बच्चों 2.5 बच्चों इससे ज्यादा ही होना चाहिए मिनिमम, तो 3, तो इसका तो एक ही बच्चा है, तो ये चीज नहीं चलेगी, ये बी ट्री है ही नहीं बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों, बी ट्री की सारी शर्तें मैंने आपको बता रखी है क्लियर। याद रखना बी ट्री से क्वेश्चन आता है शर्तों के ऊपर, बी प्लस ट्री से क्वेश्चन आता है शर्तों के ऊपर, शर्त अगर आपके क्लियर है तो आप क्वेश्चन को ठोक दोगे क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, इन विच लोग ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन एक्वायर। बच्चों एक बार बताइए, आप सबने शायद पढ़ लिया होगा लॉकिंग, बिल्कुल क्लियर होगी लॉकिंग, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, शेयर्ड लॉक क्या होता है, तो शेयर्ड लॉक बच्चों कितने भी ट्रांजिशन के वेरिएबल इसको शेयर कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है, तो एक्सक्लूसिव लॉक बच्चों अगर किसी, देखिए होता क्या है, मान लो ये T1 है और ये क्या है बच्चों T2 है बच्चों क्लियर। चलिए अब लॉकिंग क्यों करते हैं, तो एक चीज सुनो, लॉक क्या होते हैं बच्चों क्लियर, तो आपको पता है जब कंकरेंसी होती है, तो अगर मान लो सीरियलाइजेशन है, सीरियल है सीरियल, सीरियलाइजेशन है सीरियल, अगर मान लो कोई शेड्यूल सीरियल शेड्यूल है जिसके सारे ट्रांजिशन एक के बाद एक के बाद एक चल रहे हैं, तो वहां लॉक लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों क्लियर, क्योंकि सीरियल शेड्यूल हमेशा रिकवरेबल होता है, सीरियल शेड्यूल हमेशा डेडलॉक फ्री होता है, सीरियल शेड्यूल जो होता है वो हमेशा नॉन स्टार्वेशन की कंडीशन में होता है, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज उसी को मिलते हैं बच्चों। सीरियल शेड्यूल हमेशा बच्चों कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है, व्यू सीरियलाइजेबल होता है, सीरियल शेड्यूल बच्चों रिकवरेबल होता है, सीरियल शेड्यूल में बच्चों एसिड प्रॉपर्टी लागू होती है, सीरियल शेड्यूल ऑटोमेटिक चलने वाले शेड्यूल होते हैं क्लियर, ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन जब बात पैरेलल की होगी, तो पैरेलल में बच्चों इनकंसिस्टेंसी हो सकती है बच्चों क्लियर, बच्चों कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, रीड रीड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बाकी रीड राइट राइट रीड और राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ये पूरे 3-4 घंटे की क्लास थी, इसको अगर देखा हो तो आपको मजा आने वाला है बच्चों क्लियर, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी है क्लियर है बच्चों, ठीक है अच्छी बात है, तुम सब पढ़ के आए हो, बहुत अच्छी बात है। बाकी इस टॉपिक को पढ़ लेना, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, केवल लोक में से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, बार बार तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस मेरा काम एमसीक्यू कराना है, तो मैं अभी आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ। तो एक बार बताइए T1 T2 है बच्चों क्लियर, अगर मान लीजिए इसके पास एक रिसोर्सेज है बच्चों क्लियर, ये उस रिसोर्सेज को रीड कर रहा है बच्चों क्लियर, और ये राइट कर रहा है, रीड और राइट दोनों कर रहा है, तो इसको कौन सा लॉक देना होगा, अगर सीरियल है तो लॉक देने की जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर पैरेलल है, मान लीजिए पैरेलल है और यहाँ पर यहाँ आ गया आरबी बच्चों क्लियर, तो याद रखिए इसको एक्सक्लूसिव लॉक देने की जरूरत है, क्योंकि रीड राइट दोनों काम करना है तो एक्सक्लूसिव लॉक देने की जरूरत है, लेकिन रीड रीड ऑपरेशन ही करना है तो बी के ऊपर इसको कौन सा लॉक देना है, शेयर्ड लॉक। अब शेयर्ड लॉक बच्चों याद रखना, शेयर्ड लॉक दूसरा भी यूज कर सकता है बच्चों क्लियर, क्या मैं इस बी को मैं इधर यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं इधर बी को यूज कर सकता हूँ बच्चों क्लियर, क्योंकि इधर शेयर्ड लॉक है, तो क्या मैं इसको डब्ल्यू लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि शेयर्ड लॉक पे केवल शेयर्ड लॉक ही चल सकता है बच्चों क्लियर। रीड ऑपरेशन कितना भी कर लो बच्चों क्लियर, तो याद रखना, तो रीड ऑपरेशन कितना भी कर रहे हो, तो रीड ऑपरेशन अगर मैं बी का करूं तो इसको शेयर लॉक दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये समझ में आ जाना चाहिए, शेयर लॉक किसके ऊपर, बी के ऊपर बच्चों क्लियर। तो ये सारी चीजें मैंने समझा रखी थी, एक बार देखना जरूर, तो आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इन विच लॉक ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन एक्वायर, उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक बच्चों कितने भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखना
ये ट्रांजिशन के पास भी शेयर्ड लॉक है, इसके पास भी शेयर्ड लॉक है, लेकिन कब लेंगे जब रेड ऑपरेशन है। बच्चों क्लियर? अगर ये राइट करना चाहे तो शेयर्ड लॉक नहीं लगा सकता, शेयर्ड लॉक केवल रेड ऑपरेशन के ऊपर ही लागू होता है। बच्चों इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन हो उसके ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक ही लागू होता है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? बिल्कुल क्लियर होगा, सब कुछ पढ़ा दिया। अगर इसको पढ़ाने बैठूंगा तो बच्चों बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है आप 44, 45 और 46 नंबर का वीडियो देख लेना। क्वेश्चन जितने भी है वो सारे आ ही रहे हैं, तो उनको देखते जाइएगा। एक्सक्लूसिव लॉक बच्चों क्लियर? याद रखना जो शेयर किया जा सकता है वो शेयर्ड लॉक है। याद रखना बच्चों लॉकिंग सिस्टम कौन कौन से है, शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक है, टू फेस लॉकिंग है। टू फेस लॉकिंग के अंदर भी बेसिक टू फेस लॉकिंग है, फिर कौन सी आती है, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग है, उसके बाद कौन सी आती है, रिग्रेस टू फेस लॉकिंग है, फिर कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग है। बच्चों क्लियर? तो याद रखना बच्चों बेसिक टू फेस लॉकिंग क्या काम करती है, याद रखना शेयर्ड और कंजर्वेटिव। बच्चों शेयर्ड और एक्सक्लूसिव जो लॉक है, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव जो लॉक है, याद रखना ना तो वहां पर सीरियलाइजेबिलिटी की गारंटी है, ना रिकवरेबिलिटी की गारंटी है, ना डेडलॉक की गारंटी है, ना स्टारवेशन की गारंटी है। हो भी सकता है, रिकवरी भी हो सकता है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बच्चों क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर टू फेस लॉकिंग में क्या है, तो टू फेस लॉकिंग सीरियलाइजेबिलिटी की गारंटी लेता है। बच्चों क्लियर? टू फेस लॉकिंग सीरियलाइजेबिलिटी की गारंटी लेता है। बच्चों क्लियर? अच्छा, अगर कोई ये कह दे कि सर आप बताइए स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग क्या करता है, तो सीरियलाइजेबिलिटी के साथ रिकवरेबिलिटी की भी गारंटी लेता है, रिकवरेबिलिटी की भी गारंटी लेता है। और बच्चों रिग्रेस भी क्या करता है, सीरियलाइजेबिलिटी के साथ रिकवरेबिलिटी की भी गारंटी लेता है। और कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग क्या करता है, तो याद रखना वो डेडलॉक प्रिवेंटेशन की गारंटी भी लेता है। बच्चों क्लियर? और टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल जो होते हैं किसके, कॉन्करेंसी कंट्रोल को मैनेज करने वाले, वो सीरियलाइजेबिलिटी, रिकवरेबिलिटी और डेडलॉक प्रिवेंटेशन, बच्चों इन तीनों की गारंटी लेता है। कौन? टाइम स्टैम्प, कि हम इन तीनों चीजों को नहीं होने देंगे। बच्चों क्लियर? याद रखिए ये प्रोटोकॉल है, पहले प्रोटोकॉल के अंदर कोई भी शेड्यूल जाएगा और उसके हिसाब से जम के आएगा, और उस जमने के हिसाब से फिर उनको सिस्टम में एंटर करवाया जाता है। बच्चों ये तरीका होता है किसका, डेडलॉक प्रिवेंट करने का। क्लियर? टाइम स्टैम्प में स्टारवेशन का अलावा सबकी गारंटी। अरे वेरी गुड जय मीरवाल, दिल जीत लिया बच्चे। बिल्कुल टाइम स्टैम्प में स्टारवेशन तो कोई रोक ही नहीं सकता बच्चों। लोक लगेगा तो किसी न किसी को कभी ना कभी तो वेट करना ही पड़ेगा। स्टारवेशन नहीं रोका जा सकता, लेकिन डेड लॉक कौन रोक सकता है? एक तो कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग, और बच्चों एक टाइम स्टैम्प डेड लॉक को ब्रेक कर सकता है। ऐसा कौन है जो कुछ भी ब्रेक नहीं कर सकता? बच्चों क्लियर? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ऐसा है बच्चों शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉकिंग। बच्चों क्लियर? ऐसा कौन है जो सीरियलाइजेबिलिटी की गारंटी लेता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, वी सीरियलाइजेबिलिटी की गारंटी, बेसिक टू फेस लॉकिंग। ऐसा कौन है जो सीरियलाइजेबिलिटी के साथ रिकवरेबिलिटी की गारंटी लेता है? इन लाइनों को रट जाना आपका काम हो जाएगा बच्चों, इन लाइनों को रट जाना आपका काम हो जाएगा। बच्चों याद रखिए जो सीरियलाइजेबिलिटी के साथ रिकवरेबिलिटी की गारंटी लेता है वो स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग। बच्चों रिग्रेस टू फेस लॉकिंग भी सेम टू सेम यही है। और इसके अलावा बच्चों एक चीज और याद रखना, जो स्ट्रिक्ट बच्चों सीरियलाइजेबिलिटी, रिकवरेबिलिटी और डेड लॉक हैंडल की भी गारंटी लेता है, उसका नाम है कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग। बच्चों क्लियर? ये पूरे पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर? तो रिकवरेबिलिटी, सीरियलाइजेबिलिटी स्ट्रिक्ट और रिग्रेस के अंदर है। बच्चों क्लियर? चलिए अब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, अपने सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। लेकिन एक बार आप वीडियो देख लेना, जिसको भी लॉकिंग सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बिना पढ़े दुनिया में कोई चीज पॉसिबल नहीं है, आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को करना है, हलवा बन जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन द रिकवरी मैनेजर मस्ट एंश्योर। रिकवरी मैनेजर क्या करता है सबको पता है, ड्यूरेबिलिटी की जिम्मेदारी उठाता है। बच्चों क्लियर? तो बच्चों देख लेते हैं अपन। तो बच्चों एसिड रूल्स, तो एसिड के अंदर बच्चों ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन द रिकवरी मैनेजर मस्ट एंश्योर, ठीक है। रिकवरेबिलिटी मैनेजर क्या काम करता है? डेटाबेस इंटीग्रिटी, गलत है, और इंटीग्रिटी का काम करता है। बच्चों क्लियर? डेटाबेस इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब है कि खराबी नहीं आने देता डेटाबेस में। डेटाबेस कंसिस्टेंसी, ऑटोमेसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, एसिड रूल्स। बच्चों यही लगा दूं, सबसे बेस्ट आंसर क्या है? एसिड रूल। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। याद रखना बच्चों रिकवरी मैनेजर। बच्चों क्लियर?
अगर वो पर्टिकुलर पूछता है तो ड्यूरेबिलिटी को मैनेज करता है बच्चों, क्लियर। लेकिन याद रखिए वो इंडिविजुअल पूछ रहा है, इंटीग्रिटी, ऑटोमेसिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी सब आ गया, इससे अच्छा है एसिड रूल लगाइए बच्चों, क्लियर। सर डीबीएमएस एमसीक्यू वाली बुक में 328 के बाद आंसर की नहीं है। रवि मैं कल करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन ही करवा दूंगा, क्लियर, सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, क्लियर है बच्चों। एक बार बताइए रिकवरी मैनेजर क्या काम करता है, क्लियर, यही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। रिकवरी मैनेजर क्या काम करता है, क्लियर, हाँ जी, क्लियर है सबके, रिकवरी मैनेजर क्या काम करता है। तो बच्चों एक बार बताइए, सबको पता है ड्यूरेबिलिटी को हैंडल करता है बच्चों, क्लियर। ड्यूरेबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी ठीक है, एक बार अगर हार्ड डिस्क में कोई डेटा चला गया तो उसको आप प्लेस नहीं करवा सकते, उसको मैनेज मतलब चेंज नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते बच्चों। ये जिम्मेदारी किसकी होती है, रिकवरी मैनेजर की होती है। लेकिन बच्चों जब क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, ठीक है, तो बेस्ट आंसर क्या है, सबको पता है रिकवरी मैनेजर, हर एक तरीके के मैनेजर की जिम्मेदारी एसिड प्रॉपर्टी की तो यही बच्चों, क्लियर। तो ये कह रहा है इंटीग्रिटी लागू करता है, ड्यूरेबिलिटी लागू करता है, ऑटोमेसिटी लागू करता है, डेटाबेस कंसिस्टेंसी लागू करता है, अपन को तो सही आंसर आई नहीं। ऐसे तो अपन ने 3 मैनेजर पढ़े, ट्रांजिशन कंट्रोल मैनेजर बच्चों एटोमिसिटी की गारंटी लेता है, कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर बच्चों वो आइसोलेशन की गारंटी लेता है, रिकवरी मैनेजर वो ड्यूरेबिलिटी की गारंटी लेता है बच्चों, क्लियर। और आपका डीबीएमएस बोल दो या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम बोल दो, वो कंसिस्टेंसी की गारंटी लेता है, ठीक है। लेकिन बच्चों ऐसी कोई चीज नहीं है, तो डायरेक्ट आपको लगाना है एसिड प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है, इसमें सारी चीज आ गई बच्चों, क्लियर। याद रखिए रिकवरी मैनेजर कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, इंटीग्रिटी बनाए रखता है बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आई, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्लियर, ये क्वेश्चन है बच्चों, कंसिडर द फ्लोइंग शेड्यूल, ठीक है बच्चों। एक बार बताइए रिसोर्सेज एक के ऊपर लॉक लग गया, कौन सा, सेरेबल। अब सेरेबल लॉक लगा बच्चों और ये अनलॉक यही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये अनलॉक हो गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों, एक ही ट्रांजेक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं। और एक ट्रांजेक्शन के ऊपर क्यों लॉक लगाते हो, क्यों लॉक लगाते हो एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। आरसीएम वेरी गुड, ड्यूरेबिलिटी, टीसीएम ऑटोमिसिटी वेरी गुड, सीसीएम इंटीग्रिटी वेरी गुड, करुणा मंत्र बिल्कुल सही, क्लियर। 1-2 दिन के अंदर अंदर डीबीएमएस को बिल्कुल पैक कर दो कि डीबीएमएस में से अब एक नंबर नहीं कटेगा, सब कुछ तो गुरुजी ने सिखा दिया। नेक्स्ट चलिए, अब बच्चों ये क्या है, शेरेबल लॉक है बच्चों, क्लियर, शेरेबल लॉक है, यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। तो एक बार बताइए शेरेबल लॉक यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शेरेबल लॉक यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है। ये शेरेबल लॉक है बच्चों, ये कहां पर खत्म हुआ, ये यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। ये बताइए एक्सक्लूसिव लॉक है बी के ऊपर, बी के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक है, ये यहाँ पर जाके खत्म हुआ बच्चों, क्लियर। कहां पर खत्म हुआ, कमिट के बाद। अच्छा एक चीज याद रखना कि अगर कमिट के बाद एक्सक्लूसिव लॉक खत्म होते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक सारे कमिट के बाद भी होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग कहते हैं, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग कहते हैं, स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग कहते हैं, टू फेस लॉकिंग कहते हैं बच्चों, क्लियर, टू फेस लॉकिंग कहते हैं, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक बार बताओ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कमिट से पहले भी क्लोज हो गए, तो बच्चों इसका मतलब ये बेसिक टू फेस लॉकिंग है बच्चों, क्यों, क्योंकि देखिए आप एक के ऊपर लॉक कब लगाया आपने बच्चों, इसको यूज करने से पहले लगाया। बी के ऊपर लॉक कब लगाया आपने, बी को यूज करने से पहले लगाया बच्चों, यूज लेने से पहले लगाया बच्चों, क्लियर। तो कॉमन सी बात है, अगर यूज करने से पहले उनके ऊपर लॉक लग रहा है तो ये होते हैं टू फेस लॉकिंग बच्चों, क्लियर, टू फेस लॉकिंग। टू फेस लॉकिंग का मतलब है किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसके ऊपर लॉक लग जाना चाहिए बच्चों, क्लियर। तो ये हो गई टू फेस लॉकिंग, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, टू फेस लॉकिंग आ गई यहाँ पर। तो ए के ऊपर बच्चों लॉक हुआ, अनलॉक हुआ, बी के ऊपर लॉक हुआ लेकिन कमिट के बाद हुआ, कमिट के बाद अगर याद रखना एक्सक्लूसिव लॉक अगर कमिट के बाद ओपन होता है तो स्ट्रिक्ट टू लॉकिंग कहता है। अब बच्चों मान लीजिए स्ट्रिक्ट के अलावा रिग्रेस और होती है, उसमें क्या होता है कि जो शेरेबल लॉक है वो भी कमिट के बाद ओपन होता है, इसका मतलब ये रिग्रेस तो नहीं है बच्चों, क्लियर। अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूँ, कंजर्वेटिव क्या होती है, सारे लोग एक साथ लगते हैं, सारे लोग एक साथ ओपन होते हैं, जैसे मैंने लिखा ऐसे बच्चों, यहाँ पर हो गया एससी बच्चों, यहाँ पर एक्स भी बच्चों, क्लियर, सारे लोग एक साथ लगे। और फिर बच्चों कमिट के बाद सारे लोग एक साथ ओपन हुए, अनलॉक ए, अनलॉक बी, अनलॉक सी बच्चों, क्लियर। तो आप बताइए ना तो ए को कोई ले सकता है, ना बी को कोई ले सकता है, ना सी को कोई ले सकता है बच्चों, ये तो सीरियल की तरह ही काम करने लग जाता है, इसलिए यहाँ कोई डेडलॉक भी नहीं है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव बच्चों, क्लियर। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। तो याद रखना कंजर्वेटिव में क्या होता है, सारे लोग एक साथ लगते हैं और एक साथ ओपन होते हैं और बीच में ऑपरेशन आते हैं बच्चों, क्लियर। चलिए
लेकिन स्टक टू फेस लॉकिंग के अंदर ऑपरेशन बीच बीच में कहीं भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों रिग्रेस के अंदर भी क्या होता है, तो रिग्रेस के अंदर भी बच्चों बीच बीच में ऑपरेशन कहीं भी आ सकते हैं। बस याद रखना टू फेस लॉकिंग के अंदर एक चीज का याद रखना, बेसिक टू फेस लॉकिंग के बारे में बता देता हूं। तो बेसिक टू फेस लॉकिंग केवल इतना कह रही है, कमिट वमिट से इसका कोई रिश्ता नहीं है। ये कह रही है यूज करने से पहले लॉक लगाओ, यूज करने से पहले लॉक लगाओ, यूज करने से पहले लॉक लगाओ। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए यूज करने से पहले लॉक लगा दिया, जैसे आ रहे हैं इसको यूज करने से पहले लॉक लगा दिया, तो ये बेसिक टू फेस लॉकिंग। स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग क्या कहती है कि ठीक है यार यूज करने से पहले लॉक लगाओ, लेकिन एक्सक्लूसिव जो लॉक है वो कमिट के बाद ही ओपन होगा। ठीक है। रिग्रेस क्या कहती है, यूज करने से पहले लॉक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे शेयरेबल हो चाहे एक्सक्लूसिव लॉक हो, ये हमेशा कमिट के बाद ही ओपन होंगे। और ये क्या कह रहा है, अरे बीच बीच में लॉक मत लगाओ, कहीं पर भी लॉक लगा दो, शुरू में ही लॉक लगाओ और लास्ट में अनलॉक करो कमिट के बाद, तो उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव कहते हैं। क्लियर? तो आप बताइए यहाँ पर कौन कौन से चल रहा है। तो क्या बेसिक चल रही है? बिल्कुल बेसिक भी चल रही है। क्या स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग है? बिल्कुल है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? किसकी वजह से? खुद सोचो किसकी वजह से बच्चों? एक्सक्लूसिव लॉक की वजह से। एक्सक्लूसिव लॉक की वजह से। क्या यहाँ शेयरेबल बेसिक टू फेस लॉकिंग है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कमिट से पहले ही हो गया, कमिट से पहले ही अनलॉक हो गया, कमिट से पहले ही अनलॉक हो गया। हाँ, यूज करने से पहले यूज किया बी को, उससे पहले लॉक लगा दिया था। ठीक है बच्चों, ए और सी को यूज किया उससे पहले लॉक लगा दिया था। बच्चों क्लियर? तो यहाँ दोनों तरीके की क्या है लॉकिंग सिस्टम है। कौन कौन सा है बच्चों? याद रखना, शेयरेबल लॉक की वजह से तो बन रहा है कौन सा, बेसिक, और एक्सक्लूसिव लॉक की वजह से बन रहा है कौन सा, स्ट्रिक्ट। बच्चों क्लियर? तो आपको आंसर क्या देना है, दोनों तरीके का है। सर स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग है, बिल्कुल है। सर लाइव क्लास और एमसीक्यू कॉपी है ना बुक्स? अरे बुक्स की पढ़ने की जरूरत नहीं, बुक्स में कहाँ है क्वेश्चन। रिग्रेस में शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव बोथ अनलॉक आफ्टर कमिट, बट इन स्ट्रिक्ट में ओनली एक्सक्लूसिव लॉक अनलॉक आफ्टर कमिट। वेरी गुड बिश्नोई, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। अब बच्चों एक बात बताइए यहाँ पर क्या है, देखो एक चीज और बता देता हूँ। कंजर्वेटिव में सारे लोग एक साथ लगते हैं, सारे लोग एक साथ ओपन होते हैं, और बच्चों जो डेटा आइटम होते हैं, जो ऑपरेशन होते हैं वो बीच में होते हैं। बच्चों क्लियर? या बीच बीच में चलते रहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये तो क्लियर है कि स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग तो है। अब बच्चों इसके अलावा भी कोई लॉकिंग है क्या? तो पहले बेसिक को देख लेते हैं। तो बेसिक को देखा तो बेसिक क्या कहता है कि ठीक है यूज करने से पहले लॉक लगाओ, यूज करने से पहले लॉक लगाओ, यूज करने से पहले लॉक लगाओ। ठीक है, इतना सा काम है, हो गया काम खत्म। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ दोनों तरीके की है, बेसिक टू पीएल भी है, स्ट्रिक्ट टू पीएल भी है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है कि बेसिक तो इतना सा कहता है यूज करने से पहले लॉक लगा दो, यूज करने से पहले लॉक लगा दो, यूज करने से पहले लॉक लगा दो, यूज करने से पहले लॉक लगा दो। बच्चों क्लियर? ये कहता है टू फेस लॉकिंग, बेसिक टू फेस लॉकिंग। और वो क्या कहता है, यूज करने से पहले लॉक लगा दो, लेकिन एक्सक्लूसिव को कब ओपन करो? कमिट करने के बाद करो। रिग्रेस क्या कहता है, यूज करने से पहले लॉक लगा दो, लेकिन चाहे शेयरेबल हो चाहे एक्सक्लूसिव हो, दोनों को ही ओपन कब करो? बच्चों कमिट करने के बाद। और वो क्या कहता है, सारे लोग पहले लगा दो, सारे लोग अनलॉक कर दो कमिट के बाद। बच्चों ऑपरेशन बीच में करो। क्लियर? तो याद रखिए जब ऑपरेशन ही बीच में होंगे, सारे रिसोर्सेज इसके पास है तो कोई और दूसरा ले ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? रीड राइट, तो रीड तो कर सकता है, राइट थोड़ी कर सकता है। बी को अगर कोई बी को चाहिए, मान लो यही कोई आ गया बी, बच्चों बी यही आ गया। बच्चों क्लियर? ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? T1 है। ये कौन है? T2 है। और बच्चों इसको T2 को क्या चाहिए? बी चाहिए। और किस में चाहिए? राइट करने के लिए चाहिए। बच्चों क्लियर? एक बार बताइए, क्या इसको एक्सक्लूसिव लॉक मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पास है, इसके बाद मिलेगा। ये तो सीरियल ही बन गया, इसलिए यहाँ डेड लॉक है ही नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज इसको तो मिलेगा ही। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? लॉक लगा दो, लॉक लगा दो। बच्चों क्लियर? अब कॉमन सी बात है कि बेसिक टू फेस में क्या होता है सर? चलो, एक तो होता है शेयरेबल एंड एक्सक्लूसिव लॉक। ये किसी की भी गारंटी नहीं लेता, ना सीरियलाइजेबिलिटी की गारंटी लेता है, ना रिकवरेबिलिटी की गारंटी लेता है, ना डेड लॉक की गारंटी लेता है, किसी की भी गारंटी नहीं लेता। तो क्लियर? कौन सा? शेयरेबल एंड एक्सक्लूसिव। फिर आया बेसिक टू पीएल। वो कह रहे हैं यार तो सीरियल तो है, सीरियल तो है। कैसे? कि जो पहले आए उसके ऊपर लॉक लगा दिया, यूज करने से पहले लॉक लगा दिया। बच्चों क्लियर? और यूज करने के बाद लॉक को अनलॉक करना है। बच्चों क्लियर? तो इस तरीके से ये सीरियलाइजेबल हो जाता है कि T1 के बाद T2 होगा, या जो भी होगा आगे देख लेंगे। फिर स्ट्रिक्ट आया। स्ट्रिक्ट ने ये बोला
कि यार एक काम करो, अपन रिकवरेबल नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि कमिट अगर कर दे उसके बाद अगर कोई रीड करे तो डायरेक्टली रीड नहीं होगा, तो कमिट का फायदा हो गया, रिकवरेबल हो गया। बच्चों क्लियर? तो ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। फिर रिग्रेस में कोई ज्यादा परिवर्तन आया नहीं। फिर आ गया कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव में डेडलॉक प्रिवेंट हो जाता है। बच्चों क्लियर? तो मेरे हिसाब से अब तो समझ में आ ही गया होगा। एक बार इसको पढ़ना बच्चों, आनंद आएगा, आनंद नहीं मजा आएगा, सीखने का एक जुनून आएगा कि यार गुरुजी ने भयंकर तरीके से पढ़ाया था। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, सारा तो रिपीट नहीं कर सकता मैं। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बच्चों विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ग्रेनुलरिटी इज द साइज ऑफ द, ग्रेनुलरिटी का मतलब होता है व्यूज। बच्चों क्लियर? व्यूज की बात चल रही है, व्यूज इन द साइज ऑफ द डेटा आइटम इन ए डेटाबेस। ठीक है? ग्रेनुलरिटी का मतलब होता है, मेरे से वर्ड पूरा प्रॉपर नहीं बोला जा रहा, लेकिन ग्रेनुलरिटी का मतलब होता है कि जो आपका व्यूज होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। बच्चों क्लियर? तो यहाँ पर आइए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है? ग्रेनुलरिटी इज द साइज ऑफ डेटा आइटम इन ए डेटाबेस। ठीक है? अब यहाँ पर आइए, टू ऑपरेशन इन ए शेड्यूल आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इफ दे बिलोंग्स टू सेम ट्रांजेक्शन। अब देखिए ये लाइन पढ़ो, टू ऑपरेशन इन ए शेड्यूल, ये शेड्यूल है, इसके अंदर दो ट्रांजिशन है, मान लो टू ऑपरेशन इन ए शेड्यूल आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इफ दे बिलोंग्स टू सेम ट्रांजेक्शन। अगर मान लो एक ऑपरेशन ही है और एक ऑपरेशन ही है, तो आप बताइए सेम ट्रांजेक्शन से अगर ये बिलोंग करते हैं तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट माने जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों क्लियर? अपन को तो ट्रू बताना है। टू शेड्यूल आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट इफ द ऑर्डर ऑफ एनी टू कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन इज द सेम इन बोथ शेड्यूल। ये बिल्कुल सही है कि अगर मान लो एक शेड्यूल ये है S1 और एक शेड्यूल ये है S2, और ये आप बताइए दो शेड्यूल है। बच्चों क्लियर? ट्रांजेक्शन नहीं है, शेड्यूल है। अब बच्चों मान लो जो कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर है बच्चों T1 T2 का, वही कॉन्फ्लिक्ट इधर होगा T1 T2 का। बच्चों क्लियर? तो ये क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट माने जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये मैंने सब पढ़ाए थे। कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट क्या होता है? सेम टू सेम। बच्चों RW है, T1 से T2 है, T1 से T2 है, तो बच्चों सेम टू सेम, जितने कॉन्फ्लिक्ट इधर उतने कॉन्फ्लिक्ट उधर होने चाहिए, उसी ऑर्डर में होने चाहिए। और RW का है तो RW का ही होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, एक बार वीडियो देखना। तो बच्चों टू शेड्यूल आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट इफ द ऑर्डर ऑफ एनी टू कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन इज द सेम इन बोथ शेड्यूल। बिल्कुल सही है बच्चों, सी बिल्कुल सही। राइट ऑपरेशन विच आर परफॉर्म विदाउट परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन और नोन एज ब्लाइंड राइट। देखिए राइट ऑपरेशन विच आर परफॉर्म विदाउट परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशन आर नोन एज ब्लाइंड राइट। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप बताइए ब्लाइंड राइट किसको कहते हैं? ये T1 है, ये T2 है, किसने रीड किया, इसने राइट कर लिया। बच्चों क्लियर? इस बंदे ने रीड किया ही नहीं और इसने राइट कर दिया, तो विदाउट रीड के अगर आप ऑपरेशन करते हो तो उसको ब्लाइंड राइट कहते हैं। इसका मतलब ये भी गलत है। अब बच्चों ये गलत है, बी गलत है। अब यहाँ दो एक, ग्रेनुलरिटी इज द साइज ऑफ डेटा आइटम इन डेटाबेस। बिल्कुल सही है बच्चों क्लियर? ये साइज ऑफ द डेटा आइटम इन ए डेटाबेस की जगह ये होना चाहिए था ग्रेनुलरिटी इज द, ठीक है बिल्कुल सही है, ग्रेनुलरिटी इज द साइज ऑफ द डेटा आइटम इन डेटाबेस। बिल्कुल सही है बच्चों क्लियर? लेकिन इसकी सही डेफिनेशन ये होनी चाहिए थी कि ग्रेनुलरिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रेनुलरिटी ये कहता है कि आपने डेटाबेस में से कितना डेटा बाहर लिया, कितना व्यू लिया। बच्चों ग्रेनुलरिटी अगर ज्यादा है तो व्यू भी बड़ा होगा, ग्रेनुलरिटी कम है तो व्यू भी कम होगा। बच्चों क्लियर? तो कितना, ग्रेनुलरिटी का मतलब होता है व्यू कितना रिप्रेजेंट किया आपने डेटाबेस में। मान लो 50 है, 50 में से बच्चों 50 है तो ग्रेनुलरिटी भी ज्यादा होगी। कोई 23 रिप्रेजेंट करेगा, कोई 24 रिप्रेजेंट करेगा। अगर डेटाबेस में साइज ही 2 की है तो ग्रेनुलरिटी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लास कब स्टार्ट हुई? रोज ही उसी टाइम पे हो रही है, रोज उसी टाइम पे हो रही है, रोज उसी टाइम पे हो रही है। क्लास छोड़ के मत जाना, इन सबको पढ़ के जाना। ये सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपकी नौकरी लगवाएंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना, इन सभी क्वेश्चन को करके जाना है। क्लियर? डेटाबेस के अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन करने हैं तो आप भेज दीजिए, न तो मैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने डेवलप किए थे वो 300 क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। क्लियर? उनको भी कर नंबर पे ले लेते हैं तो आपके DBMS के लॉक लग जाएगा मेरी तरफ से। फिर अपन जावा ले लेंगे, जावा 5 दिन में खत्म करवा देंगे पूरी जावा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तक आपके समझ में आ ही गया होगा क्या होता है क्या नहीं होता। अब बच्चों ये भी बिल्कुल सही है, ये नेट का क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, ए और सी।
ए एंड सी यहाँ पर है नहीं, तो इसको सही कर लेना। नेट में इस क्वेश्चन का आंसर में बी को भी सही मान लिया था, तो ए बी सी को सही कर दिया था। ऐसा नहीं होता बच्चों, क्लियर। आप सबको पता है कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन होता है दो अलग अलग ट्रांजिशन के ऑपरेशन, उनको क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो ये क्वेश्चन क्लियर है क्या। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जब आप इसको ढूंढोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, नेट में ये आंसर माना गया है, लेकिन ये चीज सही नहीं है। सही चीज क्या है यहाँ पर, ए एंड सी। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। क्लियर है क्या, क्यों सही है ये समझ में आ जाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जब होते हैं जब जो स्टेटमेंट है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो अलग अलग ट्रांजिशन के बीच में होना चाहिए। क्लियर, तो ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पर या तो ए एंड सी कर देता हूँ ताकि आप सब लोगों के क्लियर हो जाए। क्लियर, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ए एंड सी आर करेक्ट। ग्रान्युलरिटी का मतलब होता है, ग्रान्युलरिटी, तो ग्रान्युलरिटी द साइज ऑफ डेटा आइटम इन ए डेटाबेस, या फिर ये बोलिए ग्रान्युलरिटी रिप्रेजेंट द व्यू साइज। ग्रान्युलरिटी इज रिप्रेजेंट द व्यू साइज फ्रॉम द डेटाबेस। अब ये डेटाबेस से व्यू की साइज बताता है या डेटाबेस के अंदर डेटा की साइज बताई, बात तो एक ही हो गई बच्चों। क्लियर, तो कॉमन सी बात है, ग्रान्युलरिटी इज द साइज ऑफ द डेटा आइटम इन ए डेटाबेस। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अज्यूम ट्रांजेक्शन ए होल्ड्स ए शेयर लॉक आर। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन ए है बच्चों। क्लियर, अज्यूम ट्रांजेक्शन ए होल्ड ए शेयर लॉक आर। बच्चों क्लियर, इसने शेयर लॉक लगा रखा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। इफ ए ट्रांजेक्शन बी आल्सो रिक्वेस्ट फॉर ए शेयर लॉक ऑन आर, तो बच्चों आप बताइए इसको भी शेयर लॉक चाहिए। बच्चों क्लियर, इसने ए के ऊपर, ए ट्रांजेक्शन ने शेयर लॉक को ले रखा है। कौन से वेरिएबल पे, मान लीजिए इस वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने पी वेरिएबल के ऊपर इसको चाहिए। पी की जगह में इसको यही कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये ट्रांजेक्शन आपके, ये तो ट्रांजेक्शन है, ए वेरिएबल के ऊपर इसने शेयर लॉक लगा रखा। अब बी आया, बी को भी क्या लगाना है, शेयर लॉक लगाना है। बच्चों क्लियर, शेयर लॉक लगाना है। बच्चों क्लियर, तो देखिए इफ ए ट्रांजेक्शन बी आल्सो रिक्वेस्ट फॉर ए शेयर लॉक ऑन आर, तो क्या ये ए के ऊपर लगा देगा क्या बच्चों, आप बताइए। तो एज्यूम ट्रांजेक्शन ए होल्ड से शेयर लॉक आर, शेयर लॉक आर। बच्चों क्लियर, तो एक काम करो, if a assume transaction A hold a share lock on R। बच्चों क्लियर, if a transaction B also request for a share lock on R, ये लीजिए RR बोल दिया इसने। क्या ये हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रीड कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, इसलिए याद रखिए शेयर लॉक दिया जा सकता है। इट विल रिजल्ट इन ए डेडलॉक सिचुएशन, बिल्कुल ही नहीं है। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक ये होता है कि मान लीजिए डेडलॉक ये चीज होती है, इस कंडीशन को डेडलॉक कहते हैं। मान लो ये T1 है, ये T2 है। बच्चों क्लियर, इसने ए के ऊपर क्या लगा दिया, लॉक। बच्चों क्लियर, और इसने बी के ऊपर लॉक लगा दिया। बच्चों क्लियर, चलिए अब इसने बी के ऊपर लॉक लगा दिया, इसने ए के ऊपर लॉक लगा दिया। ठीक है, इसने क्या ऑपरेशन किया, इसने रीड ए कर लिया। बच्चों क्लियर, इसको क्या करना है, राइट बी करना है। बच्चों क्लियर, इसको क्या ऑपरेशन करना है, इसको करना है बच्चों, रीड ए करना है। बच्चों क्लियर, और इसको राइट भी करना है। अब बच्चों एक बार बताइए, ना ये कंप्लीट होगा ना ये कंप्लीट होगा, क्यों होगा, देखो इधर इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक के ऊपर ये लॉक लगा रहेगा, एक को ये यूज कर लेगा। ठीक है, लेकिन बी को ये यूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बी पे इधर लॉक लगा हुआ है, इधर लॉक है तो इधर लॉक नहीं लगेगा जब तक ये अनलॉक नहीं होगा। बच्चों क्लियर, अब बच्चों एक बार बताइए, इसने ए पे लॉक लगा रखा है तो क्या ये ए को यूज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। बच्चों क्लियर, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए बी चाहिए, बी के ऊपर इसने लॉक लगा रखा है। बच्चों इसको एग्जीक्यूट होने के लिए क्या चाहिए, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए बी चाहिए, इसने लॉक लगा रखा है। इसको एग्जीक्यूट होने के लिए ए चाहिए, ए को इसको लॉक लगा रखा है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डेड लॉक कहते हैं। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट याद रखिए। क्यों, क्योंकि जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ये भी रिसोर्सेज फ्री नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ये भी रिसोर्सेज को फ्री नहीं करेगा। बच्चों क्लियर, तो फिर क्या करेंगे, तो डेड लॉक को प्रिवेंट करने के लिए इस ट्रांजिशन को क्या कर देते हैं अपन, रोल बैक कर देते हैं। बच्चों क्लियर, ये लीजिए यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, रोल बैक कर दिया। अब रोल बैक करूंगा तो बच्चों याद रखिए जब वापस रीस्टार्ट होगा तो इसके रिसोर्सेज थे वो इसको मिल जाएगा, और ये बच्चों इसके ऊपर लॉक लगा देगा। क्यों, क्योंकि अभी फ्री है। क्लियर, तो इस तरीके से यूज करने से पहले लॉक लगाओ, टू फेस लॉकिंग। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों, बोथ ट्रांजेक्शन नीड अदर रिसोर्सेज बट नॉट प्रोवाइड बाई एनी इज कॉल्ड डेडलॉक। वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इट विल इमीडिएटली बी गारंटेड। बच्चों शेयर लॉक, इसने शेयर लॉक लगा रखा आर पे, तो शेयर लॉक दूसरा भी लगा सकता है उस आर के ऊपर, लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लगा सकता। बच्चों क्लियर, क्यों, क्योंकि इसने शेयर लॉक लगा रखा है, तो रीड वाला लॉक लगा सकता है जिसको शेयर लॉक कहते हैं।
नेक्स्ट चलिए, द डेडलॉक स्टेट कैन बी चेंज बैक टू स्टेबल स्टेट बाय यूजिंग द स्टेटमेंट रोलबैक। बच्चों क्लियर, अभी जस्ट बताया, कोई अगर डेडलॉक हो जाए और उसको स्टेबल स्टेट में लेके आना है तो अपन को क्या करना है, वहां पर रोलबैक को यूज करना है। शेयर लॉक्स आर शेयरेबल, वेरी गुड, ठीक है। एक डेडलॉक बन गया तो अपन क्या करेंगे, किसी एक ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, रोल बैक कर देंगे। बच्चों क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ऑल इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुली एंड ऑल द इफेक्ट्स आर नाउ परमानेंटली सेव्ड ऑन द डेटाबेस सिस्टम इज कॉल्ड कमिटेड। बच्चों क्लियर, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट all its operation successfully and all the effects are now permanently saved on the database is called क्या, committed। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इतना ही होता, इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुली, बच्चों क्लियर, बस इतना ही होता तो इसको बोलते हैं पार्शली कमिटेड। क्यों, क्योंकि इसने अभी तक परमानेंट सेव नहीं किया तो इसलिए पार्शली कमिटेड ही आएगा। अगर मान लो हजार इंस्ट्रक्शन होते और 1000 वाला भी एग्जीक्यूट हो गया, बच्चों क्लियर, तो 1000 वाला भी एग्जीक्यूट हो गया तो भी ये पार्शली कमिटेड ही है, जब तक कि डेटा इधर नहीं जाएगा। बच्चों क्लियर, जब तक कि डेटा इधर नहीं जाएगा। बच्चों क्लियर, तो कमिटेड के लिए जरूरी होना चाहिए कि परमानेंटली सेव्ड ऑन द डिस्क। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर एक क्वेश्चन इतना ही होता तो इसका आंसर होता पार्शली कमिटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ऑल इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुली, बच्चों पार्शली कमिटेड। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अरे जल्दी चलो, स्पीड रखो, स्पीड रखिए। पार्शली कमिटेड अलग चीज है, लास्ट तक एग्जीक्यूट करा दिया तो भी पार्शली कमिटेड ही है, लेकिन जब डिस्क में आ गया, जितना भी परमानेंट चेंज हुआ उनको डिस्क में लेके आते हैं, बच्चों क्लियर, तो जाके वो क्या होगा, कमिटेड होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये पॉइंट आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन, पार्शली अबॉर्टेड ये स्टेट नहीं है, पार्शली कमिटेड स्टेट है, अबॉर्टेड है, कमिटेड है। बच्चों क्लियर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इसको देखिए, ए शेड्यूल इन विच ईच ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड, ऑटोमेटिकली चलते हैं ना, कोई लॉकिंग वॉकिंग कुछ नहीं बच्चों, उसको क्या कहते हैं, सीरियल शेड्यूल। बच्चों क्लियर, सीरियल शेड्यूल में सारे ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। बच्चों क्लियर, ए शेड्यूल इन विच ईच ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड सीरियल शेड्यूल। टाइम कंज्यूमिंग, थ्रूपुट कम है, टाइम कंज्यूमिंग, एक के बाद एक चलता है। स्टारवेशन है, क्या है स्टारवेशन है, एक के बाद एक। बच्चों क्लियर, थ्रूपुट कम है, स्टारवेशन तो कोई हटा ही नहीं सकता, स्टारवेशन तो लॉक करोगे तो भी हो जाएगा, एक के बाद एक आएगा तो भी वेट तो करना ही। डेडलॉक नहीं है बच्चों, सीरियलाइजेबल है, कंसिस्टेंसी है, एटोमिसिटी है, क्लियर, रिकवरेबिलिटी है, सब कुछ है। सीरियल के अंदर सारी फैसिलिटी है, एक स्टारवेशन को छोड़कर सारी फैसिलिटी है। क्लियर है बच्चों, स्टारवेशन तो कोई हटा ही नहीं सकता, वेटिंग तो करनी ही पड़ेगी। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। occurs when two transaction date access the same database item have their operation interlude in a way that makes the value of some database items incorrect। क्लियर, अब क्वेश्चन कुछ नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, लाइन खींच के पढ़ो। देखो कई बार क्या होगा, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा, एक लाइन खींच के पढ़ो। आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है, मैं गारंटी देता हूँ 250 से ऊपर प्रोग्रामर्स कोचिंग से जाएंगे, 250 से ऊपर प्रोग्रामर्स कोचिंग से जाएंगे। और मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है, इतनी मेहनत करवा दी है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो एक लाइन ऊपर खींच के पढ़ो कि ये कहना चाह रहा है। क्लियर, तो पढ़िए, दिस occurs when two transaction date access the same database, ठीक है, items have their operation interlude in a way that make the value of some database item incorrect। ठीक है, तो बच्चों एक बार बताइए क्या कहना चाह रहा है कि डेटाबेस आइटम, मान लो इसने रीड किया, ठीक है, इसने रीड कर लिया, इसने राइट कर दिया। बच्चों क्लियर, इसने क्या किया, इसने भी अपडेट कर दिया, राइट कर दिया, ये क्या चीज है, वो ये पूछ रहा है। बच्चों क्लियर, तो देखिए ये क्या सिचुएशन, occurs when two transaction that access the same database item have their operation interlude in a way that makes the value of some database items incorrect। बच्चों क्लियर, ये स्टारवेशन तो नहीं, ऑप्शन काट के भी कर सकते हो। डेडलॉक, डिस्क फेलियर, ये लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम है। बच्चों क्लियर, बच्चों इसने कुछ और बनाया था, ये बन कुछ और गया, इसको क्या बोलते हैं, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। बच्चों क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इज द पॉइंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डेटाबेस एंड द ट्रांजेक्शन लॉग फाइल इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट क्या कहलाता है, चेक पॉइंट। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ट्रांजेक्शन लॉग क्या होता है, ट्रांजेक्शन लॉग क्या होता है,
तब जो पूरी टेबल जो होती है, जब उस पूरी टेबल में से क्यूरी के हिसाब से कोई व्यू निकल के आता है या फिर कोई कंटेंट निकल के आता है, तो कहाँ जाता है? ट्रांजेक्शन लॉग के अंदर जाता है या लॉग फाइल के अंदर जाता है, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। पूरी टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, पर्टिकुलर टपल सिलेक्ट होकर बाहर आता है, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो जो जहां जाता है उसको कहते हैं लॉग फाइल। क्या कहते हैं? लॉग फाइल। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। लॉग फाइल क्या होती है, क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो कि यहां से लॉग फाइल समझ में आ गई। बच्चों, जब किसी टेबल के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो पूरी टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होके पर्टिकुलर टपल जो आपने बनाए वो बाहर आते हैं, किसके अंदर? लॉग फाइल, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फिर वहां से वो क्या करते हैं? वापस कहां पर चले जाते हैं? डिस्क के ऊपर। जो भी अपडेट होता है वो डिस्क के ऊपर हो जाता है बच्चों, वो ओवरराइट हो जाते हैं डिस्क के ऊपर। बच्चों क्लियर? जो भी आपने किया तो याद रखिए, ये कहना है चेक पॉइंट क्या है? तो चेक पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन between the database and the transaction log file in a database management system। बच्चों क्लियर? तो चेक पॉइंट क्या होता है बच्चों? चेक पॉइंट से क्या होता है? रिडंडेंसी कम हो जाती है। एक तो बच्चों एक बार बताइए, पूरी टेबल को अपन लेके आए, एक ये होता है कि चेक पॉइंट का मतलब लॉग फाइल हेल्प इन केस ऑफ फेलियर रिकवरी। बिल्कुल बिल्कुल, लॉग फाइल वहां पर काम करेगी जब आपका फेल हो जाए तो उस समय रिकवर करने के लिए भी काम में ली जाती है। क्लियर? यानी ओरिजिनल डेटाबेस के ऊपर काम नहीं करके अपन को लॉग फाइलों के ऊपर काम करना होता है। क्लियर? फिर उनको अपडेट करना पड़ता है। बच्चों क्लियर? तो चेक पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डेटाबेस एंड द ट्रांजेक्शन लॉग फाइल इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिंक्रोनाइजेशन बनाता है लॉग फाइल और डेटाबेस के बीच में। इनको क्या कहते हैं अपन? चेक पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक पॉइंट का मतलब एक तरीके से वो कंडीशंस होती है जो बच्चों जिनकी वजह से डेटाबेस से अपना क्या बनता है? डेटाबेस से अपना लॉग फाइल बनती है। बच्चों क्लियर? डेटाबेस से अपना लॉग फाइल बनती है। तो चेक पॉइंट वो सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट होते हैं जो डेटाबेस और लॉग फाइलों के बीच में काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, इन ए डीबीएमएस विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रिगर। ट्रिगर के बारे में क्या सही नहीं? ए ट्रिगर इज एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट ऑन ए टेबल। ठीक है बच्चों क्लियर? नॉट ट्रू पूछा है। ए ट्रिगर कैन इन्वोक अनदर ट्रिगर कोज ए कैस्केडिंग। कैस्केडिंग समझ में आ गया? एक दूसरे को कॉल करे उसको क्या कहते हैं? कैस्केडिंग। बच्चों क्लियर? कैस्केडिंग। ट्रिगर कैन बी यूज्ड टू एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है? ए ट्रिगर इज एग्जीक्यूट इवन इफ द कंडीशन इन द व्हेन क्लॉज इज नॉट सेटिस्फाई। ये तो गलत है बच्चों। कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो जाएगा बच्चों, बिना कंडीशन सेटिस्फाई नहीं जाएगा। इंटीग्रिटी तो बनाए रखता है बच्चों, इंटीग्रिटी तो बनाए रखता है, चाहे किसी भी तरीके की इंटीग्रिटी हो। ट्रिगर का काम ही इंटीग्रिटी बनाए रखने का है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। व्हेन इफ के अंदर जो कंडीशन होती है अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो भी क्या ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा? क्या नहीं? बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ए ट्रिगर इज एग्जीक्यूट इवन इफ द कंडीशन इन द व्हेन बोल दो, व्हेन क्लोज बोल दो, इफ क्लोज बोल दो, इज नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following is true about a trigger in DBMS? ठीक है? A trigger is database object that automatically execute on the modification of data। ठीक है? Trigger can only be execute manually। गलत है। Trigger can't perform any data modification। ये भी बिल्कुल गलत है। डेटा मॉडिफिकेशन तो करता है। Trigger only work with select statement। ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए आपसे सही पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है, उसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन आफ्टर ट्रिगर। तो आफ्टर ट्रिगर का क्या मतलब है बच्चों? क्लियर? इट एग्जीक्यूट बिफोर ए डेटा मॉडिफिकेशन इज मेड। नहीं, आफ्टर। इट कैंसिल द डेटा मॉडिफिकेशन इफ कंडीशन आर नॉट मेट। इट एग्जीक्यूट आफ्टर ए डेटा मॉडिफिकेशन इज मेड। बच्चों क्लियर? तो आपको ये पता चली गया, जैसे आफ्टर है तो इट एग्जीक्यूट आफ्टर, पहले नहीं, आफ्टर ए डेटा मॉडिफिकेशन इज मेड। अगर मान लो मॉडिफिकेशन हो गया उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। बिफोर का मतलब मॉडिफिकेशन से पहले एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, which SQL command is used to remove a trigger from the database। तो ट्रिगर बच्चों टेबल के ऊपर लगता है इसलिए ड्रॉप ट्रिगर। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डिलीट नहीं, अल्टर नहीं। ट्रिगर वैसे ही है जैसे ड्रॉप इंडेक्स, जैसे ड्रॉप टेबल, वैसे ड्रॉप ट्रिगर। बच्चों क्लियर? तो ड्रॉप ट्रिगर करते ही बच्चों ट्रिगर क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट ए ट्रिगर इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ट्रिगर के बारे में क्या सही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर? ए ट्रिगर इज एग्जीक्यूटेड मैन्युअली बाय द यूजर। गलत है। ए ट्रिगर इज स्टोर्ड प्रोसीजर दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट ऑन ए पर्टिकुलर टेबल। बिल्कुल सही है। ए ट्रिगर कैन ओनली बी एक्टिवेटेड बिफोर एंड इवेंट अकर्स। बच्चों क्लियर?
ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। ये ट्रिगर कैन ओनली बी यूज्ड फॉर अपडेटिंग टेबल, अपडेटिंग नहीं, डिलीट, मॉडिफाई, अपडेट, सबके लिए ये काम में आता है बच्चों। क्लियर? याद रखना, इंसर्ट के लिए, डिलीट के लिए, अपडेट के लिए, सबके लिए काम आता है। ट्रिगर कैन ओनली, ओनली वर्ड गलत है, ओनली वर्ड गलत है बच्चों। क्लियर? तो एक्ट बिफोर की नहीं, आफ्टर भी चलता है बच्चों, अपडेट नहीं, डिलीट और मॉडिफाई भी चलता है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज रिलेशनल कैलकुलस प्राइमरली फोकस ऑन? रिलेशनल कैलकुलस क्या होती है बच्चों? ये मैथमेटिकली पार्ट होता है बच्चों। क्लियर? चलिए एक चीज मैं आपको और चीज बता देता हूँ। एक होती है रिलेशनल अलजेब्रा, जिसमें मैंने आपको मास्टरी करा रखी है और अधिकतर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखने को मिले होंगे कि पी से क्यू एक एरो जा रही है कंप्यूटर टीचर में, और ये पूछा था इसका मतलब क्या है, और वो लोग कह रहे थे, बहुत सारे ज्ञानी लोग कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बच्चों, ये डीबीएमएस का पार्ट है। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना। कैलकुलस नहीं पढ़ा सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में आपको पूरा समझा दूंगा, 2 मिनट का ही पार्ट है। क्लियर? बाकी मैंने पुराने वीडियो में कैलकुलस आपको पढ़ा रखा है, देख लेना, बाकी 2 मिनट में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अधिकतर इसमें कि इसका मतलब क्या है। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और इन एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? एक मिनट। हाँ जी बच्चों, अब एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये है कि रिलेशनल कैलकुलस है, तो बच्चों रिलेशनल कैलकुलस सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए है क्या। तो रिलेशनल कैलकुलस नॉन प्रोसीजर है, और एलजेब्रा क्या है? प्रोसीजर है बच्चों। क्लियर? एलजेब्रा मैथमेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलती है, मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरफ वर्क करती है बच्चों। आपको सारे के सारे ऑपरेटर मैंने समझा रखे हैं, एलजेब्रा आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, दो तरीके की रिलेशनल कैलकुलस होती है, टपल ओरिएंटेड और डोमेन ओरिएंटेड बच्चों। क्लियर? टपल ओरिएंटेड अगर कैलकुलस है तो याद रखिए पूरा का पूरा टपल बाहर निकल के आता है, और अगर डोमेन ओरिएंटेड है तो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट बाहर निकल के आते हैं बच्चों। क्लियर? लिखने का तरीका क्या है तो वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इतना पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है कि लिखने के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। देखो बच्चों, ये वर्किंग नहीं करवाएगा, ये वर्किंग नहीं कराएगा, पूरा डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, ये केवल आपको क्या चाहिए ये बताता है बच्चों। क्लियर? तो आपको आउटपुट में क्या चाहिए वो लिख के आपको जानना है, और जैसे ही ये डालोगे तो ये पता चल जाएगा कि आपको आउटपुट में ये चाहिए बच्चों। क्लियर? तो ये तो हो गई इसकी थ्योरी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट डज रिलेशनल कैलकुलस प्राइमरी फोकस ऑन? तो हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, बिल्कुल गलत है। द प्रोसीजर फॉर क्यूरिंग एंड अपडेटिंग डेटा, गलत है। अपडेट करना क्यूरी बच्चों, क्लियर नहीं बच्चों। क्लियर? ये तो केवल आपका ये है, आपको करना क्या है बच्चों। क्लियर? आपको करना क्या है, केवल इतना सा आपको बताती हूँ बच्चों। द प्रोसीजर फॉर क्यूरिंग एंड अपडेटिंग डेटा नहीं, क्यूरिंग के लिए एसक्यूएल काम आती है, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इन ए डेटाबेस, बिल्कुल गलत है। द यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक टू डिस्क्राइब डेटाबेस क्यूरीज बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए डेटाबेस क्यूरीज को लिखने का एक तरीका है बच्चों, एक मैथमेटिकल लॉजिक है, एक मैथमेटिकल लॉजिक है डेटाबेस क्यूरीज को लिखने का। तुम तो इतना समझ लो, एक क्यूरीज लिखने का एक तरीका है, जैसे एसक्यूएल में एक तरीका है, वैसे ही कैलकुलस के अंदर भी क्यूरीज को लिखने का एक तरीका है बच्चों। क्लियर? पहले कौन आई, कैलकुलस आई या एसक्यूएल आई? पहले कैलकुलस आई, तो बच्चों कैलकुलस जो आई उसको अब एसक्यूएल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि कैलकुलस में आपको बहुत सी सारी चीजों का ध्यान रखना था। तो बच्चों अब आपको क्या कर दिया, एसक्यूएल में शिफ्ट कर दिया गया, केवल आपको इंग्लिश की तरह कोड लिखना है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए पुराना मेथड है क्यूरीज को लिखने का, तरीके को लिखने का, तो ये मैथमेटिकल लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक है, किसको, क्यूरीज को लिखने का बच्चों। क्लियर? द यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक टू डिस्क्राइब डेटाबेस क्यूरीज। क्लियर? अच्छा, ये नहीं बताता कि इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है, अलजेब्रा ये बताएगा इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है, ये बताएगा क्या आपको चाहिए बच्चों। क्लियर? क्या आपको चाहिए, क्या आपको चाहिए, क्या आपको चाहिए, क्या आपको चाहिए बच्चों। क्लियर? रिलेशनल कैलकुलस यूज टू डेवलप टू एसक्यूएल, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। एसक्यूएल को डेवलप इसी से किया गया बच्चों। क्लियर? किससे? रिलेशनल कैलकुलस से। एक चीज समझ में आ गई क्या कि कॉमन सी बात है, जैसे एसक्यूएल में आप क्यूरी लिखते हो वैसे ही यहाँ पर भी आपको मैथमेटिकली अप्रोच के थ्रू क्यूरी लिखनी होती है बच्चों। क्लियर? क्या ये अलजेब्रा की तरह ये बताएगा वर्किंग कैसे होती है? बिल्कुल नहीं बताता। क्या ये इंटरनल वर्किंग से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये एक्सटर्नल क्यूरी से रिलेटेड है? बिल्कुल उससे रिलेटेड है। क्लियर? इतना समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए। लिखने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आई कैसे लिखते हैं इनको, एक बार यहाँ पर देखिए। क्लियर? 2 मिनट का टॉपिक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले आपको ये देखना है, एसक्यूएल आती है ना, एसक्यूएल आती है तो वैसा का वैसा आपको लिखना है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेशनल कैलकुलस,
तो रिलेशनल कैलकुलस का सही एग्जाम्पल क्या है? अब बच्चों अपडेट डिलीट ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये तो किसमें चलते हैं? एसक्यूएल के अंदर चलते हैं। सेलेक्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एसक्यूएल के अंदर चलते हैं। यहाँ पर तो केवल आपको इस तरीके से चलना है। ये कह रहा है टपल, एक टपल है टी, बच्चों क्लियर? टपल में आपको आंसर देना है, टपल के अंदर आंसर देना है। इसका मतलब बच्चों क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? ये पूरा का पूरा टपल बाहर निकल के आ जाएगा। अगर मैं ये बोल दूं टी डॉट नेम, तो मान लो ये नेम लिखा है तो टी डॉट नेम में टी डॉट नेम ही आएगा, लेकिन टी कर दूंगा तो पूरा का पूरा टपल निकल के आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखने का तरीका क्या है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, पूरा टपल बाहर निकालना है बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब है टपल रिलेशनल कैलकुलस हो गई। टपल अगर बाहर निकालना है तो टपल रिलेशनल कैलकुलस हो गई, और अगर टपल बाहर नहीं निकालना, एट्रीब्यूट बाहर निकालना है तो बच्चों डोमेन रिलेशनल कैलकुलस हो गई। ये पॉइंट भी आपके क्लियर? तो ये टपल रिलेशनल कैलकुलस हो गई, ये क्लियर। अब बच्चों टपल कहां से बाहर निकालना है? तो टपल बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, तो इस टेबल का नाम क्या है बच्चों? एम्प्लॉय है बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, टपल तो बाहर निकालना है लेकिन कहां से निकालना है। अगर कोई कहे गुरुजी मैं टी की जगह एस यूज करूं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एस बिलोंग्स टू एम्प्लॉय कर देना बच्चों क्लियर? चलिए अब बच्चों एम्प्लॉय से बाहर निकालना है, क्या सारे टपल अगर इतना ही कर देते टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय बच्चों क्लियर, तो सारे टपल बाहर निकल के आ जाते बच्चों क्लियर? सारे टपल बाहर निकल के आ जाते, फिर मतलब क्या है? नहीं मेरे को तो शर्त लगानी है, तो शर्त लगानी है तो एम्प्लॉय से बाहर निकालना है एंड टी डॉट सैलरी। अब टी डॉट सैलरी बताइए क्या? एक बार बताइए, टी का मतलब टपल की जो सैलरी है, जो भी टपल आए बच्चों क्लियर, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टपल को, ये टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। तो टी डॉट सैलरी बच्चों ये हो गई, टी डॉट सैलरी बच्चों क्लियर? टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो टी एम्प्लॉय के टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों क्लियर? कितने टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है? सभी को बता रहा है, इन सभी को बता रहा है। तो टी डॉट सैलरी आइटम को देखिए, सैलरी टी डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन कितना? 5000। तो उन्हीं टपल को ये बाहर लेगा जिनकी टी डॉट लेगा, तो टपल को ये कंफर्म, इतना कर दोगे तो ये पूरे टपल को बाहर ले लेगा। अगर एंड और कर दोगे तो उन्हीं टपल को बाहर लेगा जिन टपल की सैलरी 50,000 से ज्यादा है बच्चों क्लियर? तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। किस तरीके से लिखते हैं मैंने 1 मिनट के अंदर आपको बता दिया कि यही तरीका बार बार आपको यूज करना है बच्चों क्लियर? अब मान लो एक टपल और बनाना है, ठीक है? इसी का एक वेरिएबल तो आपने क्या ले लिया? टी, और एक वेरिएबल आपने एस ले लिया, ठीक है? ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। वो कह रहा है टी आउटपुट में देना है बच्चों क्लियर? जहां पर एस बिलोंग्स टू एम्प्लॉय है, एस बिलोंग्स टू क्या है बच्चों? एम्प्लॉय है। तो ये तो क्लियर हो गया बच्चों कि यार यहाँ पर टी है और एस बिलोंग्स टू एम्प्लॉय है बच्चों क्लियर? और यहाँ पर चलो मैं टी और एस दोनों कर देता हूँ, टी और एस बिलोंग्स टू एम्प्लॉय है, ठीक है? अब बच्चों मैं क्या करूंगा, वो टपल अपन को बाहर निकालना है जो किसी दूसरे से के बराबर है। तो किसी दूसरे के बराबर है तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चों? टी डॉट सैलरी बराबर एस डॉट सैलरी। क्यों? क्योंकि मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, जो एक तो टी को लेके चलेगा, एक एस को लेके चलेगा। चलो आगे आ रहे हैं क्वेश्चन, तब मैं लेता हूं। अभी तो ये बताइए कि आपके ये क्लियर है क्या? लिखने की कला क्लियर है क्या? आपसे डायरेक्ट वो बस ये पूछता है, अच्छा ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड तो चलते ही नहीं, डिलीट अपडेट सेलेक्ट, ये तो एसक्यूएल के कीवर्ड है, ये तो मैथमेटिकल अप्रोच है क्वेरी को लिखने की बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। शो द रिकॉर्ड हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 50,000 इन रिलेशनल एम्प्लॉय क्लियर? एक बार ये कमेंट कर दो कि हाँ सर ये क्लियर है। क्लियर? देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिसको एसक्यूएल आता है वो रिलेशनल कैलकुलस को सब कुछ तरीके से लिख सकता है, बस आपको कीवर्ड याद नहीं करना, आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से इनको लिखना कि टपल दिखाना टी लिखो, टी डॉट सैलरी दिखाना टी डॉट सैलरी लिखो, तो फिर टी किसको बिलोंग करता है? तो एम्प्लॉय को, एंड किस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को बाहर निकालना है तो वो लिखो क्लियर? चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। यहाँ पर आइए, विच क्वांटिफायर आर कॉमनली यूज इन रिलेशनल कैलकुलस टू एक्सप्रेस कंडीशन? क्लियर? कंडीशन के लिए बच्चों अपन को दो यूज करते हैं, एक तो आपको ये क्वांटिफायर यूज करते हैं एग्जिस्ट एक्स बच्चों क्लियर, और एक ये होता है फॉर ऑल एक्स बच्चों क्लियर? ये क्वांटिफायर है बच्चों, याद रखना क्वांटिफायर एंड और ये तो सबको पता है, ये एसक्यूएल में होते हैं, ये भी एसक्यूएल के अंदर होते हैं बच्चों, ये भी एसक्यूएल के अंदर होते हैं बच्चों क्लियर? एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल ना, एग्जिस्ट किसको कहते हैं? इसको अपन एग्जिस्ट कहते हैं बच्चों क्लियर? और फॉर ऑल किसको कहते हैं? तो फॉर ऑल इसको कहते हैं। ये दो वर्ड आपको और याद रखना है बच्चों क्लियर? उल्टा ई और उल्टा वी ऐसे कट, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल इनको क्या कहते हैं? क्वांटिफायर्स कहते हैं क्लियर? तो विच क्वांटिफायर्स आर कॉमनली यूज्ड इन रिलेशनल कैलकुलस टू एक्सप्रेस कंडीशन? ठीक है, कैसे करते हैं वो भी अपन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड डिस्टिंग्विश रिलेशनशिप अलजेब्रा फ्रॉम रिलेशनल कैलकुलस? बच्चों एक बार बताइए,
डिस्टिंग्विश का मतलब हो गया कि अलजेब्रा और रिलेशन के बीच में बेस्ट अंतर क्या है। रिलेशनल अलजेब्रा यूज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वाइल रिलेशनल कैलकुलस यूज लॉजिकल एक्सप्रेशन। बच्चों क्लियर, ये अलजेब्रिक है और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, देखते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा इज मोर एक्सपेंसिव देन रिलेशनल कैलकुलस, गलत है। रिलेशनल अलजेब्रा इज हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल गलत है। रिलेशनल अलजेब्रा के ओनली क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी सिंगल टेबल, बिल्कुल गलत है। तो रिलेशनल अलजेब्रा इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाइल रिलेशनल कैलकुलस आर लॉजिकल एक्सप्रेशन। वह अलजेब्रा चलती है, कैलकुलेशन चलती है, यहाँ पर बच्चों आपको केवल लॉजिकल लिखने का। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। वो अलजेब्रिक है, ये लॉजिकल है। बच्चों क्लियर, याद रखिए मैथमेटिकल वे है किसको लिखने का, किसको, क्यूरी को लिखने का। बच्चों क्लियर, कौन सा, कैलकुलस। नेक्स्ट, अब बच्चों यहाँ पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एक्सप्रेशन इन टपल रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, आउटपुट में क्या आ गया, टपल आ गया। ठीक है, सेलेक्ट तो बिल्कुल गलत है। अब बच्चों यहाँ पर आइए, टपल बार आ गया, एम्प्लॉयज बिल्कुल गलत है, ये आ जाएगी। यहाँ पर बच्चों एक एट्रीब्यूट लिया गया है बाहर। ठीक है, टी डॉट नेम टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, ये तो सही है, लेकिन यहाँ बाहर क्या लिया गया, टपल एट्रीब्यूट लिया गया। क्या गुरुजी यहाँ कोई गड़बड़ है, नहीं गड़बड़। टी डॉट नेम टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो बच्चों वो सारे टपल निकाल लीजिए जो एम्प्लॉय को बिलोंग करते हैं, और सब मत बताओ, केवल टी डॉट नेम बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आइए, ये क्या कह रहा है तो समझना, यहां तक भी सही है। टी टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय एंड टी डॉट एज इज ग्रेटर देन 30। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एक्सप्रेशन इन टपल रिलेशन कैलकुलस। तो बच्चों टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, लेकिन ये एंड नहीं चलेगा बच्चों यहाँ पर। बच्चों क्लियर, तो एंड यहाँ पर ऐसा नहीं चलता, ये कीवर्ड टाइप के नहीं चलते। आपका आंसर ये बिल्कुल सही है बच्चों, टी डॉट नेम टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय। बच्चों क्लियर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मेरे हिसाब से क्लियर, किस तरीके से आंसर देना है। एक्सपेंसिव का क्या मतलब है, कहां पर, एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन, एंड को क्या लिखते हैं, एंड को ऐसे लिखते हैं, एंड को, एंड जो होता है ना ऐसा, वो अपन एसक्यूएल में लिखते हैं। क्लियर, मिक्स मत करना। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर, नेक्स्ट चलिए, ये चीज हो ही गई। नेक्स्ट यहां पर आइए, अब यहां पर आइए, इसने सब जगह एंड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यहाँ एंड लिखना चाहो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये आपको उनको मिल गया, टी डॉट नेम टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय। बच्चों क्लियर, टी डॉट नेम टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, ये बेस्ट है। क्लियर है बच्चों, यहाँ टी टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय एंड टी डॉट एज इज ग्रेटर देन 30। अब बच्चों देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो चलो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ए वैलिड टीआरसी क्यूरी टू फाइंड द एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉयज टेबल विद ए सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ई बार निकाली, ई किसको बिलोंग करता है, एम्प्लॉय को, एंड ई डॉट सैलरी 50,000 से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर ई डॉट सैलरी। ठीक है, अब वो कह रहा है आपको चाहिए क्या बार, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ए वैलिड टीआरसी क्यूरी टू फाइंड द ऑल एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉयज। ऑल एम्प्लॉय, ऑल एम्प्लॉय, अपन को केवल टपल नहीं चाहिए, सैलरी, ई नेम, ई क्या चाहिए, एम्प्लॉय टेबल विद ए सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो बच्चों अपन को चाहिए क्या बार, ये बताइए। वैलिड टीआरसी क्यूरी टू फाइंड ऑल एम्प्लॉयज, ऑल एम्प्लॉय चाहिए अपन को, मतलब इन द एम्प्लॉयज टेबल विद ए सैलरी ग्रेटर देन दिस। अगर अपन को एम्प्लॉय चाहिए तो एम्प्लॉय ये हो गया बच्चों, ई डॉट एम्प्लॉय, ये तो पूरा टपल बाहर आ जाएगा, इसका क्या मतलब है, तो ई डॉट नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय ई। बच्चों क्लियर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ई बिलोंग्स टू एम्प्लॉय। बच्चों क्लियर, एंड ई डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन ये। बच्चों क्लियर, तो ये इसमें से और इसमें से बेस्ट आंसर कौन सा है, ये दोनों तो खत्म हो गए। बच्चों क्लियर, तो इन दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा है, तो इन दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा बनेगा बच्चों, ये, क्यों, क्योंकि आपसे एम्प्लॉय पूछा गया है। बच्चों क्लियर, तो एम्प्लॉय ई डॉट नेम है, एम्प्लॉय के नेम आ जाएंगे जिनकी सैलरी किससे ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है बच्चों, ये भी गलत हो गया क्योंकि लेस देन है, ये भी गलत है। तो फिर आपका यही आंसर है। बच्चों क्लियर, क्या बना, यानी पूरा का पूरा आपको टपल चाहिए, पूरा का पूरा आपको टपल चाहिए। क्लियर, तो बच्चों कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको काट के देख लिया करो, ज्यादा कुछ अंतर होता नहीं है, काट के देख लो। तुम सोच रहे होंगे सर यहाँ एंड आ गया, अभी तो आपने बोला एंड नहीं आता, तो फिर बिल्कुल, क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच आपको ऐसा लगाना होगा, लेकिन बच्चों सारे ही ऑप्शन को काट दोगे तो बच्चे क्या क्या,
क्लियर? तो देख लीजिए, ऑप्शन वाइज आपको सेलेक्ट करके चलना है। क्लियर? ये समझ में आ गया बच्चों? 50,000 से ज्यादा चाहिए ना बच्चों, ये लो 50,000 से ज्यादा चाहिए। अच्छा, एक लो खत्म हुआ क्योंकि 50,000 चाहिए, ये गलत हो जाएगा बच्चों। क्लियर? ई की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, ई डॉट नेम बच्चों। क्लियर? अब ध्यान नहीं दिया स्पष्ट कि नेम चाहिए या क्या चाहिए, तो अपन ने इधर देखा है नहीं, तो अपन को ये भी लग रहा था, ये भी लग रहा था, लेकिन बाद में चला इसको तो पूरा टप्पल ही चाहिए बच्चों। क्लियर? उसने पूरा टप्पल नहीं बोला, इसलिए कई बार इन चीजों में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पूरा पढ़ के देखना, ऑटोमेटिक क्लियरिटी आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। इन रिलेशनल कैलकुलस विच ऑफ द फ्लोइंग इज वैलिड एक्सप्रेशन। ठीक है? अच्छा, ये कह रहा है टप्पल निकालो, टी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, टी बिलोंग्स टू आर, ये बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? टी टप्पल निकालो, टी बिलोंग्स टू आर, कोमा नहीं लगता बच्चों। क्लियर? कोमा नहीं लगता है, एंड लगता है, एंड बच्चों। क्लियर? और टी, ठीक है, टी डॉट एज, लेकिन ये कहां से, कौन सी टेबल, टेबल नहीं बताई बच्चों। टप्पल निकालो लेकिन कौन सी टेबल नहीं बताई, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, ए बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। आपको टेबल टप्पल निकालना है, कौन सी टेबल से निकालना है, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना है, तो टेबल और कंडीशन के बीच में एंड लगेगा बच्चों। क्लियर? मेरे हिसाब से पूरी रिलेशनल कैलकुलस अब आपके समझ में आ गई होगी किस तरीके से अपन को आंसर देना है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, गिवन द एक्सप्रेशन, ठीक है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। ठीक है, ये कह रहा है टप्पल निकालो। ठीक है, अब टप्पल निकालो बच्चों, इसके अलावा ये और कह रहा है सच डेट एस एग्जिस्ट, एक्स एग्जिस्ट बच्चों। क्लियर? एस एग्जिस्ट, एस, एस जो है ना वो किसको बिलोंग करता है बच्चों, देखिए टप्पल निकालो, उसने बोला टी निकाली, तो टी एक तो क्लियर कर लो कि ये पूरी की पूरी एक टेबल है, ये पूरी की पूरी एक टेबल है, ये समझना, ये पूरी की पूरी एक टेबल है, इसमें टी भी चलेगा और इसमें एस भी चलेगा बच्चों। क्लियर? एक तो टी निकलेगा, ये तो क्लियर है कि बाहर कौन निकलेगा, टी निकलेगा, और टी के साथ साथ कौन चलेगा, एस भी चलेगा बच्चों। क्लियर? यहां पर कहता है एस एग्जिस्ट सच डेट एस बिलोंग्स टू आर एंड टी डॉट नेम इक्वलेंट एस डॉट नेम बच्चों। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि टी डॉट नेम इक्वलेंट टू एस डॉट नेम। ठीक है, इसका मतलब किसी एक टपल में नाम दूसरे टपल के नाम के बराबर होगा। अगर खुद के टपल की बात करें तो उसमें तो टी डॉट नेम ही होगा। तो अगर यहाँ टी अगर है चल रहा है तो यहाँ पर भी टी नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई दूसरे में एस चलेगा बच्चों। कॉमन सी बात है, अगर मान लो दोनों पॉइंटर एक को रिप्रेजेंट करेंगे तो टी टी है, अगर दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे तो टी और एस है बच्चों। क्लियर? तो चलिए ये क्या कह रहा है, अपन को टपल बताने हैं जिसमें बच्चों टी डॉट नेम इक्वल टू एस डॉट नेम है। ठीक है, तो बच्चों अभी आंसर क्या देगा, तो ये वो टपल के बारे में बताएगा जिसका नाम दूसरे टपल में व्यक्ति के नाम के बराबर है बच्चों। क्लियर? ऑल टपल इन रिलेशन आर, गलत है, टपल इन रिलेशन आर डेट है ये करस्पॉन्डिंग नेम इन रिलेशन एस, एस तो कोई रिलेशन ही नहीं है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, टपल डेट है द सेम नेम एज एनी टपल इन रिलेशन आर बच्चों। क्लियर? दोनों ही आर के ऊपर है, ये कंफर्म है बच्चों। क्लियर? तो टीबी किसको बिलोंग करता है, आर, और सच डेट फॉर एवरी, मतलब एस कम से कम यहाँ एक ऐसा जरूर है, एस कम से कम एक यहाँ पर ऐसा जरूर है, एक एस कम से कम ऐसा होना चाहिए जहां पर टी डॉट नेम बराबर एस डॉट नेम है बच्चों। क्लियर? तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, अगर टी भी इसी को रिप्रेजेंट करे, एस भी इसी को, तो टी बोलेंगे उसको। क्लियर? ठीक है, अच्छा अगली क्लास बच्चों 15 मिनट में लगवाते हैं ना, ठीक है।